बहुत सारे डिवोर्स के केसेस कहीं न कहीं रीज़न ये भी है कि आप क्लियर नहीं हैं। ये एक बार में नहीं होता, है ना? ये बहुत बार चोट लगने के बाद चीज़ें टूटती हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, राइट होना या करेक्ट होना? एक रिलेशनशिप, इमोशनल इंटीमेसी और फिजिकल इंटीमेसी में क्या कनेक्शन है सर? स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक और द क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैरिड लाइफ। बहुत सारे मैरिजेस का हिडन कॉज कौन होता है? वीडियोज़ है या मूवीज़ है, तो कई पार्ट में बनाया गया होता है, बट आपको तो एक फ्लो में दिखाया जा रहा है। बिना किसी प्रेशर के साथ में एक-दूसरे के साथ रहें और ग्रो करें लाइफ। हम जैसे ही एक रिलेशनशिप में आते हैं, वहाँ अधिकार की बात करने लगते हैं। फ्रीडम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार होता है ना कि हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मैं कुछ कह रहा हूँ, तो सामने वाला भी मुझे कुछ बताएगा। एक अच्छा श्रोता है या वक्ता है? तो ज़्यादा फोकस इसमें क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्व तो कम होती है, लेकिन एक कपल्स में जनरली ब्लेम गेम्स ज़्यादा होते हैं। जब तक मेल के अंदर भी जब तक वो इमोशनल कनेक्शन, वो रिस्पेक्ट फील नहीं होगा, वो किसी भी लेडी के साथ में जाके फिज़िकल नहीं हो सकता। मेल्स का जनरली ये पॉइंट था कि वी आर जस्ट एन एटीएम मशीन। यस, ऐसे कई केसेस आते हैं जो जिससे मैं शादी किया हूँ, मैरिज किया हूँ, वो ऑलरेडी वो किसी और से प्यार करती थी। प्रॉब्लम सॉल्व करना है या फिर ब्लेम गेम करना है? क्योंकि आप ब्लेम ज़ोन से अगर बाहर आते, तो आप कुछ करते। आप कुछ करते तो आपके अंदर कुछ बदलाव दिखता। आप जब फाइट करते हो, तो पूरी सोसाइटी को पता होता है, पूरे मोहल्ले को पता होता है। प्यार करने के लिए आप बंद कमरा ढूँढो। क्या सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए प्यार ही काफ़ी होता है? एक्सपीरियंस नहीं लिया, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होना आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के। वहाँ पे जाने देने का नाम ही प्यार है। So it is like let the bird fly. If it ever loved you, it will come back to you. I'm sitting with the author of this famous book called The Unsolved Secret of Relationships by Dr. Verma. I have the honor today. Please, sir, मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँ उससे पहले आप प्लीज बताइए, what do you do? मैं लोगों के रिलेशनशिप को शेप करने में उनकी मदद करता हूँ, और मैंने अब तक करीब 700-800 इंडिविजुअल और कपल्स की हेल्प की उनके अपने रिलेशनशिप को क्योर करने में। शादी में शुरुआती वार्निंग साइंस क्या होते हैं टुवर्ड्स की जैसे शादी या फिर मैरिज इज हेडिंग टुवर्ड्स? किसी भी मैरिज में बीच में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती है, और उसके साइंस बहुत छोटे-छोटे हैं। छोटे लेवल पे ही आप कहीं न कहीं ट्रिगर होंगे कि कम्युनिकेशन गैप आने लगेगा। आप एक-दूसरे से बात कम करना कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे। इरिटेट होने लगोगे, छोटी-छोटी बातों पे इरिटेट होना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब साइंस हैं जिसको आपको पहचानने की ज़रूरत है। अब इरिटेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, इरिटेशन जो है कई तरीके से आ सकता है। हो सकता है कि हेल्थ इश्यू हो, फीमेल्स के साथ में कई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके कारण वो इरिटेट हो रही हैं। इससे भी ये भी आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। एक मेल बाहर से आया, धूप से आया, काम करके आया, और अचानक से आपने उसे कुछ कहा और वो भड़क गया, इरिटेट हो गया। तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, क्यों क्रिएट हो रहा है, जिससे आप कन्फ्यूज़ ना हों। अगर सब कुछ नॉर्मल है, उसके बाद भी हर बात पे इरिटेशन आ रही है, एक-दूसरे से बात कम करना धीरे-धीरे स्टार्ट कर दिया आप दोनों ने। 2 तरह के मैरेजेस होते हैं ना, एक अरेंज मैरेज और एक लव मैरेज। तो अरेंज मैरेज जो होते हैं, वो किस बेस पे? सोसाइटल बेस पे है, कि सोसाइटी के बेस पे आपने वो अरेंज मैरेज क्रिएट हुई। एक हो गया लव मैरिज, जो इमोशनल कनेक्शंस के बेस पे चल रही है। अब अरेंज मैरिज की बात करें तो वहाँ इमोशनल कनेक्शंस नहीं है। इट मीन्स कि इमोशनल कनेक्शंस की ज़रूरत है। और लव मैरिज में क्या होती है कि सोसाइटी का प्रेशर है। कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। तो वहाँ पर अलग चैलेंजेस होंगे। तो इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बट बहुत सारे मिथ ऐसे हैं कि कम्युनिकेशन क्या? बहुत सारे रील्स में आपने देखेंगे कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब क्या? बहुत ज़्यादा भी कम्युनिकेशन हो गई तो वो टॉक्सिक क्रिएट करेगी। और कम हो गया तो वो साइलेंट ट्रीटमेंट के अकाउंट में आ जाएगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक-दूसरे के बीच में जो भी बातें हैं वो आप शेयर कर पाएँ। इतना कंफर्टेबल एक-दूसरे के साथ में होना चाहिए आपको कि आप एक-दूसरे को शेयर कर पाएँ। तो वो रिलेशनशिप आराम से चलेगा। अगर कम्युनिकेशन गैप आ गया तो धीरे-धीरे क्या आएँगे कि माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएँगे दोनों कपल्स के। जो भी दोनों पार्टनर हैं उनके मन में थॉट्स आएँगे, और वो थॉट्स कहीं न कहीं दूरी क्रिएट करते हैं, डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। जिससे वो मैरिज बहुत टाइम तक नहीं चल पाएगी। मैरिज एक स्टेज आता है ना जब मैरिज टू कपल्स बिकम रूममेट्स, वो स्टेज कब आ जाता है आपके हिसाब से? मैरिज कब किस फेज में दो कपल्स रूममेट्स की तरह बन जाते हैं? कब शुरुआती फर्स्ट साइंस की अब तो कपल्स हैं और अब वो रूममेट्स की तरह रह रहे हैं? इसको ऐसे देखा जाए कि
ये तुरंत नहीं होता, ठीक है? ये तुरंत नहीं हो रहा है कि आप मैरिज में आए और रूममेट की तरह हो गए। पहले तो आपके बीच में एक इमोशनल कनेक्शंस कहीं न कहीं क्रिएट हुआ या फिर नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आप दूरी बढ़ती चली जाएगी, आप कभी किसी करीब आए नहीं। या फिर आप दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन क्रिएट हुआ और धीरे-धीरे वो डाउनफॉल में जा रहा है, क्योंकि आपने उसके साइंस को नहीं पहचाना। तो धीरे-धीरे डाउनफॉल में जाएगा, कहीं न कहीं रिस्पेक्ट कम होने लगी, एक-दूसरे की वैल्यू नहीं करने लगी, इरिटेट होने लगी कि रिलेशनशिप में एक-दूसरे का चेहरा ट्रिगर करने लगेगा, एक-दूसरे की टोन ट्रिगर करने लगेगी और लगेगा यार बात नहीं करना ही सॉल्यूशन है, ना मिलना ही सॉल्यूशन है। वो जितना कह रहा है उसमें हाँ कह दो वही सॉल्यूशन है। बट ये सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर तो आप धीरे-धीरे रूममेट के फेज़ में ही जा रहे हो। और रूममेट कोई गलत नहीं है, ठीक है? रूममेट के साथ में तो आप बहुत अच्छे से पेश आते हो क्योंकि एक दोस्त है वो और इस तरह से रहना भी चाहिए। बट यहाँ पर रिलेशनशिप की बात हो रही है कि उस रूममेट के साथ कनेक्शंस नहीं है, जो कनेक्शंस मैं ढूँढ रहा हूँ या मैं ढूँढ रही हूँ, वो कनेक्शंस नहीं है, इसीलिए वो खल रहा है वो रूममेट वाला सिचुएशंस। ये हर मैरिज में आप देखेंगे कि 4 से 5 स्टेजेस होते हैं। 5th जो स्टेज है वो डिवोर्स या सेपरेशन का ही है, उसके बाद भी एक स्टेज होते हैं। अब आप किसी भी प्यार को देख लें, जब पहली बार प्यार हो रहा है या पहली बार शादी में आप आए, तो पहली बार आप एक-दूसरे को देखते हैं, एक अट्रैक्शंस कहीं न कहीं क्रिएट हुआ, डोपामाइन रिलीज़ हुआ, अब लगा कि इसके साथ में चलना चाहिए। फिर दूसरा स्टेज क्या आएगा, कुछ समय बीतने के बाद दूसरा स्टेज आएगा कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि यार सिर्फ़ प्यार ज़रूरी नहीं है, साथ में सोसाइटी को भी देखना है, अपने खर्चे भी देखने हैं, हर चीज़ें मैनेज करनी है, अपने काम को भी समय देना है, हर चीज़। तो आप एक तरह से देखेंगे तो एक मैच्योरिटी का भी लेवल है कि आपको अब अवेयरनेस आ रही है कि प्यार के साथ-साथ और भी चीज़ें ज़रूरी है स्टेबिलिटी के लिए। तो दूसरा स्टेज अनलॉक होगा आपका कि आप अब थोड़ा अवेयर होंगे, चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे प्यार से हट के। लेकिन दूसरा पार्टनर जो है, जो घर पे बैठा है या फिर जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, वो क्या फ़ील करेगा कि यार पहले तो बहुत अच्छे से प्यार करते थे, पहले 24-24 घंटे बातें करते थे, अब तो ये बात नहीं करता बंदा या बंदी अब मुझे टाइम नहीं देती। तो अब यहाँ पर ये एक अपॉर्च्युनिटी भी, एक साइन भी है कि यार ये पार्टनर मुझसे दूर जा रहा है। फिर जैसे-जैसे अब क्या होगा कि आप ब्लेम करना स्टार्ट करोगे, यहीं से ब्लेम वाला स्टेज स्टार्ट होता है। तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम तो पहले ऐसा करते थे। अब ये जैसे-जैसे ब्लेम का प्रेशर बढ़ेगा, वैसे-वैसे तीसरा स्टेज भी अनलॉक होगा, जहाँ पर ना लव होगा, ना पैशन होगा। दूसरे स्टेज में क्या था? लव भी था, पैशन भी था, बट वहाँ ब्लेम एंटर कर गया। अब तीसरे स्टेज में क्या है कि अब आप ब्लेम ज़ोन में आ गए, अब आपका पैशन भी जा रहा है, धीरे-धीरे लव भी जा रहा है। एक पार्टनर तो कह रहा है कि यार मैं तो प्यार करता हूँ, बट दूसरा वो फ़ील नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो टाइम और वो सारी चीज़ें उसे नहीं मिल रही जो पहले मिल रही थी। तो अब इसे लगेगा यार कहीं न कहीं मैं एक केज में तो नहीं फँस गया। तो आपका 4th स्टेज अनलॉक हुआ कि अब लगेगा यार ये बंदे में वो बात नहीं रही, इस बंदी में वो बात नहीं रही, अब मुझे इस रिलेशनशिप से एग्ज़िट ले लेना चाहिए। अभी भी अगर कोई सॉल्यूशन की बात करे, वहाँ पर भी कोई भी बंदा अगर सॉल्यूशन की तरफ सोचे कि मुझे किसी एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए, जो कि लोगों के दिमाग में नहीं आता। क्योंकि इंडिया का कल्चर जो चला है, वो एक्सपर्ट्स पे नहीं है अभी तक, वो अवेयरनेस नहीं है। तो 4th स्टेज अनलॉक कहीं न कि यार मुझे अब सेपरेट हो जाना चाहिए या फिर मैं एक ट्रैप में फँस गया हूँ। ये फीलिंग्स उस समय आना स्टार्ट हो जाती है। फिर आपका 5th स्टेज अनलॉक हुआ जहाँ पर आप एडवोकेट से मिलोगे, डिवोर्स फाइल करोगे, सेपरेशन के लिए फाइल करोगे। तो ये हो गया। इसके बाद भी एक स्टेज है कि अगर आपने उस रिलेशनशिप से बहुत चीज़ें सीख ली, तो आप दूसरे रिलेशनशिप में एंटर करने का प्रयास करेंगे कि चलो हेल्दी रिलेशनशिप बनाया जाए। अदरवाइज़ आप दूसरा रिलेशनशिप बनाएँगे, फिर वही मात खाएँगे और फिर अपने हार्ट को क्लोज़ कर लेंगे कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सारी औरतें एक जैसे होती हैं। उसके बाद आप रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहेंगे। सिंपल स्टेप्स हैं। आप क्या सोचते हो साइलेंट रहना क्या रिलेशनशिप को धीरे-धीरे ख़त्म कर देता है या धीरे-धीरे बचा लेता है? इसको इस तरह से देखा जाए कि अगर 2 लोगों के बीच में फाइट हो रही है और वहाँ पे 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का ब्रेक लिया गया है, तो वो उस फाइट को कम कर रही है। लेकिन वही अगर साइलेंस बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो उस फाइट को बढ़ावा दे रही है। कोई अगर एक मेडिसिन लिए तो आपको हेल्थ को ठीक कर रही है वो, लेकिन वही अगर एक साथ 10 मेडिसिन ले ले तो क्या होगा? आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। तो यही है कि आप 10-15 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं, आधे घंटे की ब्रेक ले सकते हैं या आप अपने पार्टनर से जैसे फाइट हो रही है उससे आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, अभी हम लोग इस पे बात करना थोड़ा बंद करते हैं या फिर थोड़ा स्टॉप लेते हैं, थोड़ा पानी-वानी पीते हैं, उसके बाद फिर लड़ेंगे। तो ये करके आप वहाँ पर एक छोटा-सा गैप ले सकते हैं, फिर उस पे डिस्कस कीजिए। देखिए बहुत कामनेस के साथ में वो चीज़ें डील हो जाए। ये सारे क्वेश्चन्स तब आते हैं जब एक रिस्पेक्ट का इमोशन आता है। तो क्या ऐसा समझा जाए कि जहाँ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है वो रिलेशनशिप भी खत्म हो जाता है? बिल्कुल, रिस्पेक्ट तो समझिए एक नींव है ना? वही पूरे रिलेशनशिप को या कहीं भी आपको भी ड्राइव करती है।
आप कहीं कुछ भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? रिस्पेक्ट के लिए तो कर रहे हो ना। चाहे वो एनिमल्स के लिए रिस्पेक्ट हो, चाहे ह्यूमन्स के लिए रिस्पेक्ट हो, किसी भी चीज़ के लिए। आप अगर पानी भी पी रहे हैं, अगर उसको एक अच्छी एनर्जी के साथ नहीं पी रहे, तो वो भी कहीं न कहीं आपके अंदर प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी, एक बीमारी को ही जन्म देगी। तो रिस्पेक्ट तो हर जगह ज़रूरत है। और रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि देखिए, पहले तो एक मानसिकता जो चली आई है कि मैं हस्बैंड हूँ, तो मेरी ज़्यादा चलेगी। तो वाइफ़ ने अगर कुछ भी कह दिया, तो वहाँ पर आपके ईगो पे लगेगा, ठीक है, कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। लेकिन जहाँ दोनों साथ हैं, दोनों एक-दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ में आ रही है, वहाँ तू-ता करके भी बात होती है। बट वहाँ भी आप देखेंगे एक रिस्पेक्ट है, कि कुछ चीज़ों में वो नहीं बोलेंगी और कुछ चीज़ों में हस्बैंड नहीं बोलते हैं कि भाई वो उसका मामला है, वो देखे वो कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या किया, एक-दूसरे के डिसीज़न को रिस्पेक्ट दिया। तो ये बहुत ही कामली चलेगा आगे। अदरवाइज़ मैं ये कहूँगा नहीं तुमने ये क्यों कर दिया? तुमने ये कैसे किया? मुझसे क्यों नहीं पूछा? इट मीन्स कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसने चाहे जो भी डिसीज़न्स लिया लाइक उसमें बाद में डिस्कशन कर सकते हैं हम बाद में कि क्या सही था, क्या गलत था, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। बट सबसे पहले तो उसको रिस्पेक्ट दें, क्योंकि उसने जो भी किया उससे सही लगा तभी तो किया। ये कहीं न कहीं हम लोग अनदेखा कर देते हैं। ईगो और रिस्पेक्ट में एक बहुत थिन लाइन होती है। एक बंदे का ईगो हर्ट हुआ तो रिस्पेक्ट भी हर्ट हो गई। ईगो देखिए, ईगो आता है आपके शैडो से, ओके, ठीक है? कि जैसे लाइट में परछाई बनती है, वैसे सिचुएशन जब भी आएगी रिलेशनशिप या किसी भी मोमेंट में, तो ईगो आपका हाई हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार आप बाद में कहोगे कि मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने कर डाला। तो लोग अपने शैडो को नहीं देख पाते। आपको ये ऑडिट करनी पड़ती है। मैं अपने क्लासेस में ही बताता हूँ कि शैडो पे बहुत ज़्यादा काम करवाता हूँ, क्योंकि शैडो ही लोग नहीं देख पाते। और वो बहुत काम रहेंगे बाहर से और अचानक से देखेंगे वो भड़क पड़े। तो कैसे भड़क पड़े? वो जो उनका शैडो था वो उन पे हावी हो गया। शैडो एज़ एन ईगो। यस, तो ईगो जो आता है वो आपके शैडो से ही आता है। अगर आपने शैडो पे काम कर लिया तो ईगो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। आपके एक्सपीरियंस में क्या कपल एक दूसरे को समझते हैं या सिर्फ एक दूसरे को सुनना ही अंडरस्टैंडिंग की कैटेगरी में आता है? ये डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर कितना एक अच्छा श्रोता है या वक्ता है। अगर वक्ता है, अगर वो सिर्फ स्पीकर है, सिर्फ कहना जानता है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि श्रोता वाली क्वालिटी कम होगी। तो उसे लगेगा कि मुझे सिर्फ सुनना जाना चाहिए। अगर वो एक अच्छा श्रोता है तो वो आपकी बातों को सुनेगा भी और समझेगा भी। तो यहाँ पर जब देखेगा कि एक श्रोता दिखेगा आपकी बात को सुन रहा है और समझ रहा है, तो फिर वहाँ पे वो क्लियर करेगा कि मुझे इस बात पे आगे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, या फिर यहाँ इसे एंड करना चाहिए। अगर वो बोलना चाहिए, उसे लगेगा, तो वो आपकी बातों को आगे बढ़ाएगा। अगर उसे लगेगा कि नहीं, ये जो मेरा पार्टनर कह रहा है ये बस मुझे सुनने के लिए है, तो बस सिर्फ सुनेगा। वहाँ पर आपको गलतफ़हमी हो सकती है यार कि मेरा पार्टनर सिर्फ सुनता है, इसमें तो कुछ न कुछ जवाब ही नहीं दिया। कई बार होता है ना कि हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मैं कुछ कह रहा हूँ तो सामने वाला भी मुझे कुछ बताएगा। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कहा है उसके ऊपर कुछ कहा ही जाए। पहले से आपने कुछ एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग में बना के रखी है। तो यहाँ पर ये क्लियर करना है कि आपका पार्टनर क्या है, श्रोता है या फिर वक्ता है। जब कपल एक दूसरे से साइलेंट हो जाता है तो एक सेकंड फेज आता है जहाँ पे वो कहने लगता है कि ये मेरा पार्टनर कुछ बोलता नहीं है या ही डजंट रिस्पॉन्ड। उस फेज में हाउ व्हाट एडवाइस डू यू डू? देखिए, आज के जो सिचुएशन जो हैं रिलेशनशिप के, है ना, इतने सारे जो केसेस ऑलरेडी डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, है ना, कई बार बहुत ज़्यादा बोलने के कारण बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बोलना इसलिए चाहते हो क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते। आपके दिमाग में सामने वाले ने कुछ क्वेश्चंस अभी पूछना स्टार्ट भी नहीं किया कि आपने रिप्लाई सबसे पहले अपने दिमाग में बना लिया कि मुझे ये इसका आंसर करना है। आप कभी भी, आप पुराने टाइम में भी चले जाएं, कोई भी किताबें उठा लें, वहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि आपको सबसे पहले एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। अगर कोई पार्टनर है आपके पास जो सिर्फ आपकी बातें सुन रहा है, वो देखिए यहाँ पर भी ये देखना है कि सुनने का मतलब क्या है। एक श्रोता जो एक अच्छा श्रोता है, पहले वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा, समझेगा, फिर उसे लगेगा कि मुझे, हाँ, यहाँ पर मेरी ओपिनियन की ज़रूरत है, यहाँ पर मुझे इसे क्लैरिटी देने की ज़रूरत है, या मुझे यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत है पॉइंट पे, तो वो बोलेगा। अगर उसे लगेगा कि यार यहाँ पर बातें बढ़ सकती है मेरे बोलने से, तो फिर उसे क्या करेगा, वो जाने देगा। यही है ना एक अच्छे श्रोता की क्वालिटीज़। तो कई बार ऐसे लोगों के ख्याल आ जाते हैं कि सर मेरा पार्टनर जो है इंट्रोवर्ट है, वो कुछ बोलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने थॉट्स में इतना उलझा हुआ है, वो आपके बातों को ही क्लैरिफाई कर रहा है।
तो 2 तरह से होते हैं अगर इसको देखा जाए कि एक अच्छा श्रोता है कि वो कभी भी आपकी बातों को बीच में नहीं काटेगा, ठीक है? वो पहले सुनेगा और उसे लगेगा कि हाँ, यहाँ बोलने की ज़रूरत है तो वहाँ बोलेगा। दूसरा मैं कहता हूँ, दूसरा एक पर्सनैलिटी होती है जिसके जिसे कहते हैं कि एनी टाइम 24 आवर अगर वो जागा हुआ है तो उसके थॉट्स ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। वो अपने थॉट्स में ही इतना उलझा हुआ है कि उसे लगता है कि ये मैं यहाँ पर क्या कहूँ? उसे खुद में क्लैरिटी नहीं है तो वो नहीं कहता। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो वर्ड्स आए वो कहाँ से आए, है ना? एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये है कि इंसान बाहर बहुत ज़्यादा बोलता है। इंट्रोवर्ट का मतलब है कि इंसान अंदर बहुत ज़्यादा बोलता है, मतलब खुद से सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा कर रहा है। यही दो है। तो या तो वो एक्सट्रोवर्ट हो सकता है या इंट्रोवर्ट हो सकता है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब है कि वो आप क्लियरली अपनी जो भी बातें आ रही है मन में वो क्लियर आप बोल पा रहे हो, ठीक है? इंट्रोवर्ट वही हुआ कि जो सुन लिया वो अपने से ही बातें कर रहा है। 60% समझिए कि वो खुद से वो बातें कर चुका है। अब वो 10% 20% उसे लगेगा कि नहीं ये क्लियर है, ये बोल सकते हैं, ये बोलना चाहिए, वो आपको बोलेगा। आप उस पर फोर्स नहीं डाल सकते। फोर्स डालेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। वहाँ पे वो प्रेशराइज फील करेगा, फिर जो कहना है वो भी नहीं कहेगा वो। तो इम्पोर्टेंट क्या है, राइट होना या करेक्ट होना एक रिलेशनशिप में? देखिए, ये किसी सब्जेक्ट की बात हो तो समझ में आती है कि एक सब्जेक्ट में राइट होना या रॉन्ग होना ये कहा जा सकता है। बट एक इंसान की बात जहाँ आती है वहाँ पर राइट और रॉन्ग नहीं होता है। जो आप है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो आप है। आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसके लिए आपने अपना नॉलेज लिया है। मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ उसमें मेरा अपना नॉलेज है। तो राइट और रॉन्ग की बात ही नहीं है यहाँ पे। बात जो राइट और रॉन्ग जो जो फाइट हो रही है वो दो नॉलेज के बीच में फाइट हो रही है। हम इसे पर्सनली लेना स्टार्ट कर देते हैं कि तुमने मेरी बातों को गलत कैसे ठहरा दिया। तो गलत कैसे ठहरा दिया? अरे मुझे ये लगता है कि मुझे ये पर्सपेक्टिव से लगता है कि ये चीज़ें सही है, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। आपके पर्सपेक्टिव से लगता है ये चीज़ें सही है, ठीक है, उसे भी एग्री करता हूँ। अब जब दोनों ही एग्री कर लेंगे तब यहाँ पे कह सकते हैं कि मुझे यहाँ पर ये पॉइंट चेंज करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। आपको लगता है कि आपके हिसाब से यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है। तो फाइट का सिचुएशन कहाँ है? गलत सही की बातें कहाँ आ रही है? तो नॉर्मली उस चीज़ को लिया जा सकता है, बट यहाँ पर हम खुद के ऊपर बातों को ले लेते हैं और यहीं पर फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। कपल्स में जनरली ब्लेम गेम्स ज़्यादा होते हैं कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, rather they don't focus on solving the problem. What advice you give to couples to overcome this thing? बारिश हो गई तो कहीं ना कहीं वेदर को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ उनके साथ हो गया तो भगवान को ब्लेम कर रहे हैं। अगर पार्टनर सामने है और कुछ उसकी लाइफ में पार्टनर से मिस्टेक हो गई या फिर उसकी लाइफ में भी उसके कारण भी मिस्टेक हो गई तो पार्टनर को ब्लेम कर रहे हैं। हम हमेशा ढूंढते हैं किसी ना किसी को ब्लेम करने के लिए, और यही पैटर्न कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आ जाता है। तो हम जहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये गलती मेरी है, तो उसके लिए हम ढूंढते हैं किसे? पार्टनर, कि नहीं उसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आप सही से ऑडिट कीजिए खुद को कि क्या आप जो प्रॉब्लम आई है क्या वो पार्टनर के कारण है, या आप जहाँ स्टक हैं क्या वो पार्टनर है उसका। आपको अगर सही से ऑडिट करेंगे तो आप उसके जिम्मेवार खुद अपने आप को पाएंगे कि जो जहाँ पर भी मैं स्टक हूँ मैं खुद ही अपने कारण स्टक हूँ। तो ब्लेम जोन में जब भी आप फंसेंगे तो देखिए कि आप सिर्फ अपनी लाइफ को नुकसान नहीं पहुँचाते, अपने इर्द गिर्द के जो भी लोग हैं उनको भी नुकसान पहुँचाएंगे। क्योंकि आप ब्लेम जोन से अगर बाहर आते तो आप कुछ करते तो आपके अंदर कुछ बदलाव दिखता तो हो सकता है वही बदलाव किसी को और इंस्पायर करता। चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपके वो पेरेंट्स हो, इन लॉज हो या बच्चे हो, उनको भी इंस्पायर करेगा और कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ शामिल हो जाएंगे। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ब्लेम जोन से हमेशा हम बाहर रहें। तो फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर इसमें फिर कहाँ से शुरू होना करना चाहिए हमें? आप अपने आप में सोचते रहें। अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये वहाँ क्लियर कर दिया कि जो चीज़ें हो रही है वो मुझसे बाहर है। लेकिन जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करते हैं, तो आप वहाँ सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि अभी ये चीज़ें हो गई, अब मुझे क्या करना है। तो नेक्स्ट आपका अनलॉक हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे ही आपने अपने दिमाग से पूछा कि क्या करना चाहिए, वो आपको आंसर करेगा कि ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, 10 तरह की चीज़ें बताएगा। लेकिन आप ब्लेम में ही रहेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं बताने वाला वो, फिर आप फंसे रहिए उसमें। इमोशनल इंटीमेसी और फिजिकल इंटीमेसी में क्या कनेक्शन है फिर? बहुत लोग इमोशनली अटैच्ड होते हैं, फिजिकली नहीं हो पाते हैं। बहुत लोग इंटीमेटली बहुत कनेक्टेड होते हैं बट इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते, बिकॉज मे बी इन दैट मोमेंट दे आर वेरी कनेक्टेड। वो फेज खत्म हुआ, दे आर जस्ट एकदम तो ये प्रॉब्लम को कैसे होता है? देखिए, जब भी आप इंटीमेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक इमोशनल कनेक्शंस बहुत मैटर करता है। जिनके भी रिलेशनशिप में ये फिज़िकल डिस्टेंस आई है वहाँ पर कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शंस बहुत वीक हो चुका है, वो टूट चुका है, वो ट्रस्ट जो था वो टूट चुका है कहीं ना कहीं।
और ऐसा नहीं है कि इसे बनाया नहीं जा सकता, बनाया जा सकता है, बट पहले रूट कोज को समझते हैं कि क्या है। कि दो तरह के लोग हैं जिनको सिर्फ फिज़िकल नीड्स चाहिए, वो अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो कहीं भी मिल रहा है, वो लेने के लिए तैयार है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे लोग वो आते हैं कि जो बिना इमोशनल कनेक्शंस के फिजिकल फील ही नहीं करते कि मुझे फिजिकल नीड्स की ज़रूरत है, किसी के साथ भी कोई भी आ जाए उसके सामने में, उससे उसको मतलब नहीं है। कई बार गलत फहमियाँ ये हो जाती हैं लोगों को कि मेल तो ऐसे ही है ना, क्योंकि शुरू से मेल को ऐसे ही बताया गया है, सोसाइटी में दिखाया गया है कि मेल कहीं भी मुंह मार लेता है, ऐसे ही शब्द का यूज़ करते हैं मेल के लिए, बट ऐसा नहीं होता। जब तक मेल के अंदर भी जब तक वो इमोशनल कनेक्शन, वो रिस्पेक्ट फील नहीं होगा, वो किसी भी लेडी के साथ में जाके फिजिकल नहीं हो सकता है, ये क्लियर समझिए। और Is this same with the female also? यस, फीमेल के साथ भी सेम चीज़ें हैं कि जब तक फिजिकल होना, देखिए फिजिकल, अगर आप किसी और के साथ फिजिकल होना चाह रहे हैं तो बहुत सारे अंदर बैरियर हैं जो आपको तोड़ने होते हैं। आप किसी के साथ यूं ही फिजिकल नहीं हो जाते, आपके वो जब तक, वो कहते हैं ना कि आत्मा को छूना, जब तक कोई आपके साथ आत्मा को नहीं छुएगा तब तक आप किसी के साथ भी फिजिकल नहीं हो सकते। और जो इस चीज़ को नहीं मानता है, जो किसी के साथ भी फिजिकल होता है, तो उसके साथ रहना नहीं रहना बात बराबर है, वो तो एक तरह का एनिमल्स में काउंट हो गया। तो ये ह्यूमन के अंदर यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि वो इमोशनली जब तक किसी से कनेक्ट नहीं हो, वो फिजिकल में नहीं जा सकते। ये ज़रूरी नहीं है कि एक मेल और फीमेल कहीं जा रहे हैं तो उनके साथ फिजिकल ही होना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके लिए आपको कई बैरियर्स तोड़ने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें कहीं से टूटती है, कहीं जुड़ती है, तब जाके कहीं से कुछ होगा, अदरवाइज ऐसे आप किसी के ऊपर ये नहीं कर सकते। आजकल के केसेस में देखिए ना, आजकल एक फ़ीमेल अगर किसी मेल के साथ में अगर बिना बताए कहीं चली गई तो उस पर सबसे पहले ब्लेम लग जाता है कि तुम उसके साथ क्या करने गई हो, और सारा दिमाग इसी की जगह पे जाता है कि उसने तुम्हें कहाँ कहाँ छुआ, क्या करने गई थी, क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, जबकि वहाँ कुछ नहीं था, फिर भी ये आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। ये दूसरे सिनारियो में भी है कि अगर मेल किसी फीमेल के साथ गया, अगर वो किसी दोस्त के साथ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मेल जेंडर या मेल के साथ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक फीमेल के साथ गया तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि उसके साथ क्या कर रहा था। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, कुछ बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जो हम लेके आए हैं, उससे भी हटाने की ज़रूरत है। बहुत सारे डिवोर्स के केसेस, कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है कि आप इसमें क्लियर नहीं हैं। और ये कहाँ से आ रही है, क्योंकि आज तक हमें बचपन से नहीं बताया गया कि सेक्सुअल टॉक कैसा होता है, क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आज तक किसी ने खुल पे बात नहीं की इस पर। जिस चीज़ को बहुत प्राइवेट कहा जाता है ना, उस चीज़ पे इंसान का फोकस सबसे ज़्यादा जाता है। अगर 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट पे पढ़ाया जा रहा है और एक सब्जेक्ट पे नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो इंसान का फोकस वो 4 सब्जेक्ट पे हट के जो 5वां सब्जेक्ट उस पर ज़्यादा जाएगा कि ये क्यों नहीं बताया जा। तो हम इसे इस तरह से ना बनाएं कि बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हमें एक फ्लो में लेके आना चाहिए, एक नॉर्मलाइज करना चाहिए कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये जो प्राकृतिक ने जो दिया है ये नेचुरल है। चीज़ों को अगर नॉर्मली आप समझेंगे तो नॉर्मली लेंगे भी, अगर बहुत हाइपर बना के आप बड़ी बना के अपनी चीज़ों को ले रहे हैं तो कभी भी आपकी लाइफ में इवेंट्स होगा, आप उसे बड़े सिनेरियो में ही देखेंगे। फिर आपका कहने का मतलब है जहाँ इमोशनल नीड्स एक पर्सन की इग्नोर हुई, दैट्स अ फर्स्ट स्टेप ऑफ और सेपरेशन। ये एक बार में नहीं होता, ये बहुत बार चोट लगने के बाद चीज़ें टूटती है। और इफ़ आई कुड फ्रेम दिस अगेन कि जहाँ पे आपकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, देन द पार्टनर लुक्स फॉरवर्ड टू समबडी एल्स जहाँ पे वो कंफर्टेबल है, और वो एक रीज़न होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को चीट कर रहा है या चीटिंग की एक शुरुआत होती है। तो आज के टाइम में देखिए 2 तरह के वर्ड यूज होते हैं, एक तो चीटिंग है, दूसरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है, दोनों वही काउंट होता है। और मैं कहीं से भी इसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि चीटिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत अच्छे होते हैं या ख़राब होते हैं। मैं थोड़ा सा ध्यान खींचने का प्रयास करूँगा कि आप इस चीटिंग जो आपने लेबल दिया है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो लेवल दिया, उस लेवल से थोड़ा हट के सोचें कि इसका रूट कोज क्या है, ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। सिर्फ आपके साथ तो नहीं हुआ, सिर्फ किसी और के साथ पे नहीं हुआ, बहुत सारे लोग इसमें आज उलझ रहे हैं। तो अगर किसी भी प्रॉब्लम का अगर रूट कोज की तरफ आप नहीं देखते तो प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाएगी। और रूट कोज में क्या आपको देखने को मिलेगा, या तो उनकी वैल्यू जो है वो इग्नोर हो रही है, दूसरा आपको क्या होगा कि जो रिस्पेक्ट है वो रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है, कम्युनिकेशन गैप है, जो अगर सामने वाला पार्टनर बात करना चाहता है बट वो फीलिंग्स, वो बात कम्युनिकेशन नहीं बन पा रही है, और वहीं कोई दूसरा उसे अच्छे से समझने वाला मिल गया तो वो खींचा चला जाएगा कहीं ना कहीं, कि वहाँ सिर्फ बात ही हो रही है। फर्स्ट अटैम्प्ट में वो फिजिकल तक नहीं पहुँच जाता है कोई भी चीज़। शुरुआती दौर क्या होता है कि एक दूसरे से बात करना स्टार्ट होता है, एक दूसरे की फीलिंग्स अटैच होती है ना,
इस तरह की चीज़ें हो रही है। लेकिन जो पार्टनर जो पहले से है वो क्या करता है यहाँ पे, जब भी किसी को मालूम चला कि मेरा पार्टनर चीट कर रहा है, आप सबसे पहले उसके प्रति एविडेंस कहीं ना कहीं इकट्ठा करने लगते हो कि इसके पास चैट भी है, इसके पास ये फ़ोन, आप बार बार उसके फ़ोन में झाँकेंगे क्या है और क्या क्या उसने हाइड करके रखा, आप सब कुछ ढूंढने लगते हैं कहीं ना कहीं। ये क्या करता है, ये आपके पार्टनर को और आपसे दूर करता है, क्योंकि अब आप ये शो कर रहे हो कि मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं रहा। तब उसे लगता है, अब एक तरफ से बताइए, दिमाग का पैटर्न ही है कि दिमाग हमेशा पेन से दूर भागता है और प्लेजर की तरफ जाता है। तो पहले वाले जो रिलेशनशिप में था, वहाँ टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं दिखने लगी है। आप प्रेशराइज कर रहे हो, हमेशा आप उस पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, आप उस पर ब्लेम कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पे पेन मिल रहा है। प्लेजर कहाँ मिल रहा है, जहाँ पर सामने वाला 10 मिनट भी बात कर रहा है, इमोशनली कनेक्ट यस, है। कि 10 मिनट भी उससे बातें कर रहा है और बिना जजमेंट के उसकी बातों को सुन रहा है, सिर्फ हूँ भी कर रहा है तो चल रहा है। तब इसे क्या लगेगा, इस पार्टनर जो बीच में है उसे लगेगा यार कि ठीक है, यहाँ बात करके अपने आप को हल्का कर ले, क्योंकि आप बोझ लेके कब तक चलोगे। तो कोई भी मैरिज हो, ठीक है, उसमें चीटिंग वाकई बहुत पेनफुल होता है। पेनफुल इसलिए है क्योंकि आप रूट कोज को नहीं समझ रहे हैं, और अगर आप रूट कोज को नहीं समझने पे ध्यान देंगे तो आप हो सकता है कि इमोशनली बहुत ड्रेन होंगे, आप खुद भी परेशान होंगे, पार्टनर भी परेशान होगा, और थर्ड जो पर्सन है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होगा। ये 3 लाइफ डिस्टर्ब होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले, कई बार मैं लोगों को ये भी कहता हूँ कि आप इसे चीटिंग के तौर पे ना देखें, आप इसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के तौर पे ना देखें, इसे आप देखें एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे। कैसे कि सपोज़ दैट कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है या हार्ट में पेन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दिखाएंगे कि यार पेन क्यों हो रहा है, या आप उस रूट कोज को समझेंगे। उसके लिए डॉक्टर ने कह दिया कि भाई आपको ये डाइट फॉलो करना है, ये मॉर्निंग वॉक पे जाना है, अपने हेल्थ के साथ में ठीक रहना है। तो ये क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी में बदला कि आप अपने हेल्थ को भी ठीक कर लिया उसके अकॉर्डिंग। उसी तरह से ये एक रिलेशनशिप का भी हार्ट अटैक वाला ही सिनेरियो है कि आपके रिलेशनशिप में ये फेज़ आ रहा है, मतलब हार्ट के सिम्टम तक पहुंच रहा है ये। अब आपको रिलेशनशिप में काम करने की ज़रूरत है, अब यूं ही नहीं चलने वाला आपका रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें और वहाँ पे ग्रो करने का प्रयास करें, ना कि ब्लेम करने का प्रयास करें। ब्लेम करेंगे तो ये पक्का है कि यहाँ डिवोर्स होगा। एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है हैबिचुअल चीटर कि मैंने तो सब कर लिया, मेरी पार्टनर से मैंने बहुत अच्छे से बात कर लिया, इमोशनली भी कनेक्ट हो गए, मैं उसकी सारी बातें सुन रहा हूँ, बट ही और शी इज़ अ हैबिचुअल चीटर। उस कंडीशन में व्हाट एडवाइस वुड यू गिव? माँ के साथ जब आपकी नाड़ी जब कटती है, जब जन्म लेते हो, तो 6 PIPs जो होते हैं, प्री इंस्टॉल साइकोलॉजी, आपके साथ ही बिल्ड होके आती है। तो इसमें एक PIPs होती है कि वैरायटी की नीड्स। तो कोई इंसान कपड़ों में बहुत अच्छी वैरायटी ढूंढ रहा है, कोई खाने में वैरायटी ढूंढ रहा है, तो कोई वर्क लाइफ में बहुत अच्छी वैरायटी ढूंढ रहा है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। वही बंदा क्या किया कि अब देखा सब चीज़ सब जगह फुलफिल हो गई, तो अब रिलेशनशिप में वैरायटी ढूंढना स्टार्ट कर गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जब आपने कपड़ों में वैरायटी ढूंढी, तब क्या हुआ कि लोग आपको अच्छा कहे, वाह बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हो, बहुत अच्छा ये है ना। तो वहाँ वैरायटी की नीड्स वो उसको लगी कि बहुत अच्छी है। खाने में जब आप वैरायटी ढूंढ रहे थे, तो लोगों ने उसकी प्रशंसा की कि हाँ बहुत अच्छा खाना बना और बहुत अच्छा डेस्क तैयार किया। जब वर्क लाइफ में बैलेंस ढूंढा, तो सबने वहाँ भी तारीफ़ें की कि बहुत अच्छा सेटअप है, ये है, वो है। तो वैरायटी की नीड्स जो थी, अब वो रिलेशनशिप में आ गई, लेकिन चुपके से। क्यों आई चुपके से? क्योंकि जो सोसाइटी का जो प्रेशर है, क्योंकि वहाँ पे खुल जाएगा तो वहाँ पे उसकी तारीफ़ नहीं होने वाली, तो अब वो चुपके चुपके ही होगा। तो जब वैरायटी की नीड्स वहाँ फुलफिल हो रही है, तो एक बार अगर उसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक समझिए कि जब उसे फर्स्ट टाइम जब इंसान ऐसा करता है तो एक एडिक्शन हो गया। जैसे कि स्मोकिंग जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो कहीं ना कहीं गले में आपको इस तरह की फील होती है, तो समझ में आता है, फिर वही आपको बार बार दौड़ाती है। शराब जब पीते हैं तो आपको ये फील होता है कि यार मैंने कुछ पिया है, तो वो आपको फील फिर आगे भी शराब की तरफ लेके जाएगा। इसी तरह ये भी एक हैबिट ही है जिसको सुधारा जा सकता है। इसे सुधारा जा सकता है। दूसरी चीज़ की यही है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा सबसे पहला, क्योंकि हैबिट है तो इसे सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर आप उस पर टैग दे दोगे कभी नहीं सुधारा जा सकता, तो आप तो कभी काम करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे उस चीज़ पे। आपने आज जाके किसी भी चीज़ को इतना बड़ा करके मत देखिए कि आप छोटे लगने लगो। आप उसे यही देखिए कि एक हैबिट है, एक पैटर्न्स है। जिस पैटर्न को अगर आप समझेंगे तो उस पर काम करने को तैयार हो जाएंगे। अगर आपको पैटर्न नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट ब्लेम करेंगे कि ये इंसान ही गलत है। एक रिलेशनशिप में एक सर्टन पार्टनर
के अफेयर कैसे शुरू होते हैं? प्लीज़ आप मुझे बताइए कि एक अपोज़िट सेक्स फ्रेंड एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। सो आपके अकॉर्डिंग वो बाउंड्रीज़ क्या होती हैं एक अपोज़िट सेक्स फ्रेंड की? अपोजिट सेक्स जेंडर कभी भी, जो फ्रेंडशिप की हम बात कर रहे हैं, कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनती है अगर ट्रांसपेरेंसी रखी जाए तो। आप अगर किसी बच्चे को शुरू से दबाव डाल रहे हो इस चीज़ पे कि एक फीमेल्स की तरफ नहीं देखना चाहिए, लड़कियां बुरी चीज़ होती है, ये बुरा होता है, वो बुरा होता है ना, और हमेशा हमारा दिमाग बुरे की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, जो हमारी कंडीशनिंग जो शुरू से हुई है। तो जब आप बार बार बुरा कहते हो तो दिमाग को लगता है यही बुरा चीज़ अच्छा है, कि एक बार देखे तो सही कि है क्या, होता क्या है, क्या फीलिंग्स आती है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे खींचते चले जाते हो। तो आपको यहाँ पे प्रेशराइज नहीं डालना चाहिए कि यार तुम उससे बात नहीं कर सकती, तुम उसके साथ ये नहीं कर सकती। आप कुछ वहाँ हेल्दी बाउंड्रीज बना सकते हैं कि ठीक है, तुम उससे बात कर सकते हो, घूम सकते हो, कहीं भी जाओ, है ना, मूवीज़ देखने जा सकते हो, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बना सकते हो, ये सब कर सकते हो। उससे अपनी बाउंड्रीज पता है, क्योंकि एक फिजिकल तक पहुंचने के लिए आदमी को बहुत सारी अपने अंदर चीज़ों को ब्रेक करना पड़ता है, बहुत सारे बैरियर जिसे तोड़ना पड़ता है, वो कभी नहीं तोड़ेगा। जब किसी चीज़ की छूट दे दी जाए तो आप कभी उस तरफ फोकस करेंगे नहीं कि यार ये इन चीज़ों की तरफ जाया भी जाए। आपने उसे बहुत स्पेशल बना दिया, इसलिए स्पेशल की तरफ फोकस जाता है इंसान का। तो ना एक मेल के लिए फीमेल फ्रेंड गलत है और ना एक फीमेल्स के लिए एक मेल फ्रेंड गलत है, क्योंकि दोनों को ही अपनी बाउंड्रीज पता है कि मैं किस बाउंड्रीज तक जा सकता हूँ। तो आपने अगर एक एज ए पार्टनर आपने अपने स्किल्स को डेवलप किया है, सीखा है चीज़ों को, तो आप इन सिचुएशन को बहुत ईजिली हैंडल कर लेंगे। बट अगर नहीं सीखा है, नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर से उसी जोन को क्रिएट करेंगे। आप उस पर 10 तरह के ब्लेम्स लगाएंगे, सोसाइटी के बीच में उसको कहीं ना कहीं 10 तरह की बातें कहेंगे, ये ऐसा है, वो ऐसा है। आप मुझे एक बात बताइए कि आप जब फाइट करते हो तो पूरी सोसाइटी को पता होता है, पूरे मोहल्ले को पता होता है, प्यार करने के लिए आप बंद कमरा ढूंढते हैं, तो आप प्रमोट किस चीज़ को कर रहे हैं, फाइट को प्रमोट कर रहे हैं ना कहीं, जबकि अपोजिट होनी चाहिए चीज़ें, कि फाइट बंद कमरे में होनी चाहिए, प्यार एक लेवल पे बाहर होना चाहिए। प्यार का मतलब क्या? तो आपका कहने का मतलब है कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें यही एक चीज़ है कि आप एक दूसरे के पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंसी रखें और एक दूसरे पार्टनर को अलाउ करें। क्योंकि देखिए, दो इंसान एक रिलेशनशिप में क्यों आ रहा है, एक कंपेनियनशिप के लिए, कि एक दूसरे को सपोर्ट मिले, एक दूसरे के साथ में अच्छे कनेक्शंस बने और एक जो लाइफ का जो पाथ है वहाँ पर स्मूथली चल पाए। बट हम क्या करते हैं रिलेशनशिप में, रियलिटी क्या है, हम जैसे ही एक रिलेशनशिप में आते हैं वहाँ अधिकार की बात करने लगते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करने की बात करने लगते हैं, जहाँ पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, इरिटेशन बढ़ेगा। कोई भी इंसान केज में नहीं रहना चाहता, बंद के नहीं रहना चाहता, आज के टाइम में तो और नहीं रहना चाहता। तो इसलिए उस केज से निकलने के लिए जहाँ उसे रास्ता मिलता है उसी रास्ते से वो चला जाएगा, जो उसके पास टूल्स हैं, जो भी हैं, उसी को यूज़ करेगा वो। तो अगर आप उसको फ्रीडम दें चीज़ों को कि वो घूम सके, वो लाइफ में कुछ कर सके, वो कर सकती है, तो यकीन मानिए एक मेल भी अच्छा है, एक फीमेल भी अच्छी है। सो द जिस्ट इज कि आप अपने रिलेशन में रिस्पेक्ट के साथ अंडरस्टैंडिंग और ओपननेस लाएं। यस यस, फ्रीडम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, फ्रीडम हर किसी को चाहिए। तो एक फ्रीडम दीजिए, चाहे वो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, दोनों को ही ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है। दोनों इंडिविजुअल भी ग्रो कर सकते हैं। मतलब एक अच्छा खूबसूरत रिलेशनशिप क्या है कि जहाँ दोनों ही इंडिविजुअल है बट एक साथ रहना चाहते हो, और एक रिलेशनशिप है जहाँ आपको मजबूरी में रहना पड़ रहा है। तो जो मजबूरी वाला है वो आज नहीं तो कल उसका फेज़ आएगा जब वो टूटेगा। जहाँ पर दो लोग अपने कहते हैं कि अपने साथ अपने आप को खुद अलाउ कर रहे हैं रहने के लिए, वो कभी नहीं ब्रेक होगा, वहाँ ब्रेक होने वाली चीज़ें नहीं है, वो बहुत स्मूथ है। मैं जब रिसर्च भी कर रहा था तो बहुत जगह ये पॉइंट था कि बहुत सारे डिवोर्स का हिडन कॉज पॉर्न होता है। लाइक मे बी अ फीमेल इज एडिक्टेड टू पॉर्न और अ मेल इज एडिक्टेड टू पॉर्न। कुड यू एक्सप्लेन कुछ इसमें, हाउ इज इट रिलेटेड? बहुत से भैया से आपने सही सवाल पूछा कि बहुत से ऐसे केसेस आते हैं। पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि आप कहीं थिएटर में जाते हो मूवी देखने के लिए, और आपको 3 घंटे की मूवी है, आपको पता है कि वो इसमें हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, ये इसको कैसे शूट किया गया होगा, किस पर्दे पे बनाया गया होगा, है ना, सब कुछ आपको पता होता है, टेक्निकल चीज़ें।
बट फिर भी आप 10-15 मिनट के बाद उस मूवी में इन्वॉल्व होने लगते हो, वो इमोशंस को फील करने लगते हो, है ना? जबकि आपको सब कुछ पता है। इसी तरह फ़ोन के साथ भी होता है कि आपको पता है कि ये किस तरह से शूट किया। हो सकता है वो 5-10 मिनट की जो वीडियोज़ है या मूवीज़ है, उसको कई पार्ट में बनाया गया होगा, बट आपको तो एक फ़्लो में दिखाया जा रहा है और आपको लग रहा है कि इस एक्टिविटी से बहुत अच्छा प्लेज़र हम फ़ील कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप उसे अप्लाई करेंगे। दूसरा क्या है, दिमाग को जब क्लैरिटी मिल गई कि ये इसमें प्लेज़र है, तो वो क्या करेगा? वो अप्लाई करने का प्रयास करेगा। जब सामने वाला अप्लाई करने का प्रयास कर रहा है किसी चीज़ को, तो यहाँ पर एक फ़ीमेल हो या मेल हो, ठीक है? खासकर फीमेल के लिए ये स्पेशली है कि फ़ीमेल्स को ना बोलना सीखना चाहिए, क्योंकि पहले से बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में डाली गई है कि यार फीमेल्स जो होती हैं वो पहले ना बोलती हैं, फिर हाँ बोल देती हैं। यार इसे इनकार तो कर रही है, बट इसे चाहिए, इसे पसंद है ये चीज़। तो कहीं ना कहीं आप जो इमेजिन कर रहे हो वो उसके ऊपर थोप रहे हो। तो यहाँ पर फीमेल्स को काम है कि क्लियरली ना बोले, हाँ ना में कन्फ्यूज़न ना रखे कहीं पर भी। क्लियर नो बोल सकती है, नो मतलब नो, मुझे नहीं पसंद ये चीज़ें, बट पसंद नहीं है। अब इससे ये हो सकता है कि कई लोग ऐसा कह सकते हैं कि सर इससे मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहाँ पर आप अपने पार्टनर को क्लैरिटी दे सकते हैं। कई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास कि जो ये कहते हैं कि भाई मेरे हस्बैंड को अलग अलग पोजेज में पसंद है जो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो कई ऐसे फीमेल्स के लिए भी यही चीज़ है, दोनों ही मेल फीमेल्स के लिए दोनों ही ये चीज़ है कि मेरे साथ नहीं है। कई तरह की मेडिसिन लोग लेते हैं, लेकिन आप समझिए कि आप, वो कहते हैं ना कि इंटीमेट टाइम में कितना घंटा टिके उससे मतलब नहीं है। वो फर्स्ट मोमेंट जो आप कनेक्शन जो फील कर रहे हो, उसी से मेन प्लेजर, वो मेन जो फीलिंग है वहीं पर आएगी आपको, कि आप इमोशनली कितने अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं। आप कई बार देखेंगे कि आपको सेक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, अगर आप एक दूसरे से अच्छे से बातें कर रहे हो, एक दूसरे से हग कर रहे हो या बैठ के बातें कर ले रहे हो, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है आप दोनों को, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कई ऐसे कपल्स हैं जो साल साल, एक एक साल, 2 साल, 3 साल की उनको ज़रूरत ही नहीं है। कई ऐसे बुक्स भी बताते हैं ये चीज़ें कि आपको 6-6 महीने, 1 साल की ज़रूरत ही नहीं है सेक्स करने की, इंटीमेट होने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि आप जो हार्मोन जो रिलीज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो डोपामिन आप अंदर चाह रहे हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करना चाह रहे हैं, वो एक दूसरे से जब बात करने में ही वो फीलिंग आ जा रही है, आप बात करके ही उसको रिलीज़ कर पा रहे हैं, तो दूसरी स्टेप्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसे भी एक एडिक्शन की तरह आप देख सकते हैं कि आपको एक एडिक्शंस हो गया जिससे आपको छोड़ने की ज़रूरत है। After a couple have discovered that one of the partner is cheating, क्या ये आपके एक्सपीरियंस से आप बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि ट्रस्ट दोनों में डेवलप हो जाता है वापस आफ्टर दे हैव नोन कि एक बंदा चीट कर रहा है या उसका अफेयर है, एक्स वाई जी कुछ भी, वो ट्रस्ट वापस डेवलप हो जाता है? हाँ, बिल्कुल डेवलप हो जाता है, बट ये बहुत स्पीड प्रोसेस नहीं होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पार्टनर का ऐसा फेज़ आने के बाद भी वो उसे छोड़ नहीं पाते हैं ना, वो दुविधा में रहते हैं कि क्या करना बेस्ट होगा, छोड़ना। हालांकि वो अंदर से अलाउ कभी नहीं करते कि मैं छोड़ सकता हूँ। तो ये भी एक अच्छी बात है कि जैसे हर लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है, आपके बिजनेस में आते हैं, करियर में, जॉब में आते हैं, हेल्थ में आते हैं, उस तरह से ये भी एक उतार चढ़ाव आया है एक रिलेशनशिप के रास्ते में। तो हमेशा छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप चाहें तो उस ट्रस्ट को दोबारा बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, और धीरे धीरे से वो ट्रस्ट आप दोबारा से दोनों पार्टनर के बीच बिल्ड हो सकता है। यहाँ पे एक एक चीज़ और ये कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है कि जो चीज़ें पहले गलतियाँ हमने कर दी, जिसके कारण ये मोमेंट्स आया एक रिलेशनशिप में, दोबारा उन गलतियों को ना दोहराएं। कि जैसे कभी भी एक ब्लेम कर देना एक दूसरे के ऊपर, ये ना करें। अब ट्रांसपेरेंसी रखना स्टार्ट करें, क्योंकि अब रियलाइज़ हो गया कि हाँ, एक दूसरे की गलती की है हमने। जिसको गलती का एहसास हो गया वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहेगा। बट अगर आपने गलती की है उसके बाद भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अपने अड़े हो अपनी चीज़ों पे, तो आप ये समझ जाइए कि सामने वाले को बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो अभी भटकाव के फेज़ में है। और भटकाव के फेज़ में जब तक एक जगह वो भटक के नहीं पहुंचेगा, तब तक वहाँ से रिकवरी इम्पॉसिबल है। तो उतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप रख सकते हैं तो आप उसी रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं कि कपल हीलिंग प्रोसेस में है या वो इश्यूज को अवॉइड कर रहे हैं? मैं एक सिचुएशन आपको बताता हूँ कि
एक अफेयर हुआ, मान लिया अवॉइड कर रहे थे एक दूसरे को, एक सिचुएशन आई जहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लिया एंड दे हैव बोथ गिवन देम देयर स्वीट टाइम कि भाई आप समझ लो, ट्रस्ट भी डेवलप हो गया। बट यहाँ पे हाउ कैन यू नो कि वो कपल हील कर रहा है, कि वो इश्यूज को अवॉइड नहीं कर रहा है? देखिए, हीलिंग के प्रोसेस में ना, वो जब आप अंदर से आप अपनी चीज़ों को हील करते हैं ना, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन में दिखता है। और आप जितना फील नहीं करते उतने बाहरी लोग फील करते हैं। मेरे जितने भी क्लाइंट्स रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं, वो उन्होंने एक फीडबैक तो सभी ने लगभग दिया है कि सर मेरी मम्मा ने नोटिस किया, मेरे दोस्त ने नोटिस किया, तो मेरे जो जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ के कलीग्स ने नोटिस किया कि तुम चेंज हो रहे हो, बदल रहे हो। तो जब भी आपके अंदर हीलिंग आती है तो बाहर वाले सबसे पहले आपको फीडबैक देते हैं कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा आप पे नोटिस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, बट आपको सब देख रहे हैं कि आप कब कैसे रिएक्ट कर रहे हो। और हीलिंग जब आपके अंदर आती है तो आप एक अवेयरनेस की तरफ जाते हैं, आपके लाइफ में खुद आपको चेंज वो महसूस होने लगता है। और जब तक आप अवॉइड कर रहे हैं तो समझिए आप एक जगह एक सोफे पे पड़े हुए हो, आप बस ब्रेन में ही आपको लग रहा है कि मैं चेंज हो रहा हूँ, बट वो चेंजिंग नहीं आ रही है आपके अंदर। एक सिचुएशन है कि एक प्रॉब्लम है, द पार्टनर इज नॉट रेडी टू गेट करेक्टेड, और वो है, तो वो एक पॉइंट जहाँ पे पार्टनर की प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं करता है, जब वो एक पार्टनर है आपका, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि यार मेरे अंदर प्रॉब्लम है, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट ही हैज डन रॉन्ग और ही इज डूइंग इट रॉन्ग और डजंट वांट टू करेक्ट, इन दैट कंडीशन व्हाट एडवाइस डू यू गिव? हम चाहते हैं कि मेरा साथ में मेरा पार्टनर भी ग्रो करे, और वहाँ पर उस कंडीशन में पार्टनर ग्रो नहीं करना चाहता, वो कोई स्टेप्स ही नहीं लेता है। तो हमें लगता है कि मैं जिस तरीके से फास्टली ग्रो करना चाहता हूँ, मेरा पार्टनर अगर सपोर्ट करता तो हो सकता है मैं और फास्ट ग्रो कर सकता था। ये हमेशा आती है, क्योंकि मैं एक डिवोर्स प्रिवेंशन स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरे पास दोनों पार्टनर में कोई एक ही आते हैं, और वो कहते हैं कि सर मैं अकेले अगर आपके साथ सेशंस कर रहा हूँ तो क्या मेरे पार्टनर के अंदर चेंज आएगा? ये तो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, तो मेरा रिलेशनशिप मेरे पार्टनर के अंदर कैसे चेंज आएगा? और बाद में आफ्टर 90 डेज़ लोग ये कहते हैं कि सर मैं आपके साथ में कनेक्टेड था, बट मेरे पार्टनर के अंदर चेंजेस आए। क्यों आए? आप कहीं से उठने का स्टेप्स क्यों लेंगे? क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल गई कि मुझे यहाँ से उठना है। आपको क्लैरिटी ही नहीं है तो आप पड़े रहोगे कहीं पर भी। तो वैसे ही जो पिक्चर आपको दिख रहा है, जो आपके ब्रेन को जो इमेज दिख रही है कि मुझे इस जगह पे पहुंचना है या इंसान बनना है, वो आपके पार्टनर को नहीं दिख रहा है, इसलिए वहाँ पड़ा है वो। तो वो इमेज अपने पार्टनर को कैसे दिखाएं, ये भी उसमें ऐड रहता है कि आप अपने अंदर भी अपनी जर्नी को भी कंटिन्यू करें। धीरे धीरे कुछ ऑप्शंस जो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के आगे रख सकते हो, चूज़ करना नहीं करना उसकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो उसे अच्छा लगेगा, जैसे ही उसके फॉग क्लियर होंगे ऑटोमेटिकली उसे चूज़ करेगा, क्योंकि ग्रो करना हर कोई चाहता है। कुछ के पास स्टेप्स रेडी हैं, कुछ के पास क्लैरिटी है, कुछ के पास क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रिलेशनशिप में एक ही पार्टनर चेंज होना चाहता है, दूसरा भी चाहता है कि मुझे एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, बट उससे वो विश्वास नहीं है, वो बिलीव नहीं है कि वो अच्छी ज़िंदगी क्या मुझे मिल सकती है या नहीं। बट उस पे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि मुझे इसको इम्प्रूव करना है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। एक स्टबन नेचर है, किसी किसी का बहुत स्टबन नेचर होता है, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि मेरे ये प्रॉब्लम है, हमारी रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है। किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होना आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। क्लास जिसकी बजट कम है ना, वो जाके 2-300 की एक टी शर्ट लेके पहन रहा है। अब वो कुछ टाइम बाद उसे एक ब्रांडेड आपने कपड़े पहना दिए, अब वो फील क्या करेगा? सिंपली बात है कि ब्रांडेड कपड़े में बहुत हल्का फील करेंगे आप पहनने के बाद, बहुत लाइट महसूस करेंगे। अब उसके अंदर वो एक्सपीरियंस आ गया कि यार उस जो बाहर की चीज़ें थी और जो ब्रांडेड था, दोनों में क्या अंतर है, उसको फ़र्क समझ में आ गया, वो उसके एक्सपीरियंस में आ गया। तो अब आप देखेंगे कि वो हमेशा ब्रांडेड की तरफ ही जाएगा, तो उसके एक्सपीरियंस में नहीं है, इसलिए वो स्टेप्स लेना नहीं चाह रहा। तो ये हाउ डज इट रिलेट कि वो प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि प्रॉब्लम पता ही नहीं है अभी उसे कि जो मैं कर रहा हूँ वो प्रॉब्लम है। तो आपके अनुसार रिलेशनशिप में कब वो स्टेज आती है कि नहीं, बस एनफ इज एनफ, आई हैव टू लेट गो? वो प्रिवेंशन स्पेशलिस्ट हो, लेकिन आपके आपके एक्सपीरियंस में भी होगा ना कि जब इट्स लाइक नो नो, अब नो मोर। ये डिपेंड करता है आपके पेशेंस के ऊपर कि आप कितना पेशेंस रख सकते हैं। आप कब तक
किसी चीज़ से फाइट कर सकते हैं, कब तक लड़ने की क्षमता है आपके अंदर, आप तब तक स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आप कहेंगे यार ओवर हो गया, आप छोड़ो। तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, ठीक है। कोई अगर बहुत डीप प्यार कर रहा है तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो मरने तक आपके साथ ही रहेगा। उसने कमिटमेंट कर लिया कि भाई चाहे जो हो जाए, तुम चाहे जो कर लो, कि अब चीज़ें नहीं करनी, मुझे नहीं रखना ही नहीं है। आपने पहले ही माइंड में डिसाइड कर लिया है कि अब चीज़ें कंटिन्यू नहीं करनी है, तो आप एक स्टेप भी नहीं आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपका पहले से क्लियर है कि नहीं, मुझे इसी इंसान के साथ में रहना है, तो चाहे चैलेंजेस जो भी आ जाए, आप उसके लिए रास्ता ढूंढेंगे और उसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब तक साथ रहना चाहते हैं। कई बार ये भी केसेस आते हैं कि सर मैं तो रहना चाहता हूँ बट पार्टनर नहीं रहना चाहता मेरे साथ में, वो 0% एफर्ट्स है उसके साथ में। तो आप ये भी रियलिटी है कि आप किसी को ज़बरदस्ती बांध के भी तो नहीं रख सकते। तो वहाँ पर लेट गो काम आएगा कि एक बार लेट गो करना भी ज़रूरी है। वहाँ पे जाने देने का नाम ही प्यार है। So it is like let the bird fly. If it ever loved you, it will come back to you. कितना कंपैटिबल एक इंसान को होना चाहिए एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ में? कि आप ऐसा इसको समझ सकते हैं कि 100% ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम अपनी इमेजिनरी फ्रेम में 100% तो सोचते हैं कि भाई दोनों को 100% अपना अपना लेना चाहिए, बट रियलिटी यही है कि दो इंडिविजुअल जो पर्सन हैं वो हमेशा अलग ही रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100% दोनों एक जैसे हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैच करनी चाहिए, और अगर मैच नहीं करती है पहले से, तो वहाँ लर्न करना चाहिए कि कैसे हम एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे एक दूसरे को एक दूसरे के पाथ में हेल्प कर सकते हैं। अब किसी की वैल्यूज़ में है ग्रो करना, और दूसरी की वैल्यूज़ में है कि उन्होंने अपनी फैमिली में हमेशा देखा है कि यार सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो एक पार्टनर सिक्योरिटी के सेंस में चाहता है कि भाई सिक्योरिटी में मुझे सपोर्ट किया जाए, तो हमेशा सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें कर रहा है। दूसरा है जो पार्टनर है वो हमेशा ग्रो करना चाह रहा है, तो उसकी वैल्यू में ग्रोथ है, वो हमेशा ग्रो करना ही चाहता है। जब वो ग्रोथ करने की बात करेगा एक पार्टनर से कि यार मुझे ग्रो करना है, मुझे इस जगह पे जाना चाहिए, मुझे 4 दिन यहाँ जाना है, या फिर किसी विदेश जाना है ना, मुझे वहाँ पर 1 महीने का जॉब मिला है, तो सिक्योरिटी वाला पर्सन क्या सोचेगा यहाँ पे? वो यही सोचेगा कि भाई उतनी दूर क्यों जाना, कम रहेगा तो चलेगा। बट ग्रोथ वाला क्या सेटिस्फाइड हो सकता है? यहाँ ग्रोथ वाला सेटिस्फाइड नहीं होगा, है ना। तो जो सिक्योरिटी वाला वो एक नैनो में भी सेटिस्फाइड है, ठीक है, कि एक नैनो है ना यार, 2 लोग हैं हम लोग और 2 बच्चे हैं, आराम से एक नैनो में भी हो जाएगा। लेकिन जो ग्रोथ वाला वो सोच रहा है नहीं मुझे BMW चाहिए, वो भी सिक्योरिटी के सेंस में सोच रहा है, बट ये सोच रहा है कि BMW में ज़्यादा फीचर्स हैं। तो यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो ये अगर आपने स्किल्स अगर सीख ली, अगर ये समझना आपने अंडरस्टैंड करना अगर सीख लिया, तो बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट कर पाएंगे। सो आपके अनुसार ऐसी कौन कौन सी छोटी सी स्किल है वन शुड लर्न और वन शुड नो और वन शुड अंडरस्टैंड शादी से पहले, कि हमें ये तो पता ही होना चाहिए स्किल्स के एस्पेक्ट से? शुरू से ही एक चीज़ जो माइंडसेट चला रहा है इंसान को कि हम अपने फैमिलीज़ को देख के सीख रहे हैं, ठीक है। एक फादर को देख के सीख रहे हैं कि वो अपने कैसे अपने रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी जो अपनी फैमिली लाइफ थी उन्होंने चलाया, उसी को देख के सीख रहे हैं। तो उनका टाइम भी अलग था, एक टाइम के पर्पज़ पे देखें तो उनका टाइम अलग था और अभी का टाइम अलग है, ठीक है। पहले बहुत चीज़ें नहीं थी, पहले एक बात को पहुंचाने के लिए हो सकता है खत लिखने पड़ते थे, और एक सप्ताह के बाद वो खत पहुंचता था, तब जाके पता चलता था, तब तक मैटर सॉल्व हो चुका है। आज क्या करते हैं, आज एक व्हाट्सअप में थोड़ी सी बड़ा सा ही व्हाट्सअप में एक मैसेज किया, एक कुछ सेकंड में चला गया और अपनी बात वहाँ तक पहुँच गई। तो सिचुएशन देखेंगे कम्प्लीटली चेंज है। तो आप उसी पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं। आज आपको लर्न करने की ज़रूरत है, आज क्योंकि आज सिचुएशन अलग है। ये अब नहीं चलने वाला है कि यार ज़्यादा बीबी टटर कर रही है तो एक हाथ लगा और ठीक हो जाएगा। ये पैटर्न्स काम नहीं आएंगे आज। आज एक दूसरे के इमोशंस को वैल्यू देनी पड़ेगी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप जीना चाहते हैं, तो नहीं जीना चाहते हैं, आपके लिए आज़ाद है, आप कुछ भी करें उसके साथ में। बट आपके अंदर अगर ये डिज़ायर है कि मुझे एक हेल्दी रिलेशनशिप जीना है, तो आपको कुछ चीज़ें तो सीखनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं सीखना चाहते तो फिर इसे अवॉइड कीजिए। रोज की कौन सी ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स हैं, या मैं कहूँ कि कौन सी हैबिट्स कलेक्शन बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है कपल्स के बीच में?
तो जैसे कि हेल्थ चार्ट होता है, तो एक हेल्थ चार्ट सब पे अप्लाई नहीं होगा, वैसे ही रिलेशनशिप, हर सभी के रिलेशनशिप में अलग अलग चार्ट है। सिर्फ एक स्माइल, ओके। है ना, हाँ जी। क्योंकि देखिए जब आप एक पार्टनर के साथ रह रहे हैं तो हमेशा एक दूसरे को ये लगता रहता है कि मेरा पार्टनर सेटिस्फाइड तो है, खुश तो है। उसके चेहरे पे थोड़ी मायूसी सामने वाले को बहुत परेशान कर देती है। तो हर जगह एक कंडीशन अप्लाई होता है कि कहीं पार्टनर होता है कि एक दूसरे से बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वहाँ पे वो रूटीन्स फॉलो करनी चाहिए। कहीं पर टच बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक दूसरे का टच करना, तो वहाँ पर वो चीज़ अप्लाई होंगी। कहीं पर एक दूसरे की स्माइल बहुत अच्छी लग रही है तो वहाँ पर वो अप्लाई होंगी। तो अलग अलग रिलेशनशिप में अलग अलग चीज़ें होती हैं। ऐसे 5 चीज़ें हैं जो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि जो टच वाला फेज़ है जो आता है ना, तो कई बार फीमेल्स अवॉइड करती हैं, क्योंकि मेल अगर टच कर रहा है तो फीमेल्स अवॉइड कर रही हैं, या फिर फीमेल्स अगर टच कर रही हैं तो मेल अवॉइड करता है, तो वहाँ पर उसके कारण दूरियाँ आ जाती है। लेकिन अगर कोई पार्टनर बहुत गुस्से में है, अगर उससे मैं ये कह दूँ यार गुस्सा तुम पे बहुत अच्छा लगता है, तो वो गुस्से से तुरंत वो नीचे उतर आएगा और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाएंगी। कुछ कुछ पैटर्न्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे रोज़मर्रा की लाइफ में, तो बहुत अच्छा स्मूथली आप ड्राइव कर सकते हैं। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके रिलेशनशिप में कौन सा हेल्थ चार्ट काम आएगा। मैं जब रिसर्च पे था तो मैंने रिसर्च किया एंड वहाँ पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मैंने बहुत जगह देखा वो ये था कि मेल्स का जनरली ये पॉइंट था कि वी आर जस्ट एन एटीएम मशीन। हस्बैंड्स का था कि माय वाइफ टॉक्स टू मी एंड टॉक्स टू मी नाइस व्हेनेवर शी नीड्स मनी। So how do you think individual identity can be saved or an individual identity कितनी ज़रूरी है हैप्पी मैरिड लाइफ में? मैं इंतज़ार कर ही रहा था कि ये कब आप पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए जो भी रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है वो 2 चीज़ों पे टिका है। एक है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, एक है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। आप रिलेशनशिप में यही 2 कारण से इन करते हो। अब क्या है कि अब फाइनेंशियल डिपेंडेंसी में अगर एक रिलेशनशिप में कौन कमा रहा है, अगर सिर्फ वाइफ कमा रही है तो मेल के साथ भी यही चीज़ें होंगी कि मेल वाइफ के सामने जा रहा है, उसे कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ बाहर से लेना है, तो उसके पास चाहिए पैसे, मुझे पैसे चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि पूरा जो सिस्टम बना है वो मेल के तहत बना है कि मेल कमाना जाएगा और वाइफ घर में चीज़ों को देखेंगी, है ना, शुरू से प्रोसेस यही चला आ रहा है। तो अब वाइफ यहाँ जा रही है, अब उसे कुछ नीड्स पड़ रही है और वो मेल के पास जा रही है, तो यहाँ पर कोई रॉन्ग नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि वाइफ को भी ये लग रहा है कि यार मैं बार बार इनसे पैसे मांगती हूँ, कैसे मांग लूँ, तो कुछ ना कुछ तो टूल्स का वो यूज़ करेंगे ना, कि जिससे वो भी अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाएँ कि भाई मांगने से उसे बुरा ना लगे, कि अगर मैं सामने वाले से अगर मांगने जा रही हूँ तो उसे बुरा फील तो नहीं हो रहा, वो तो चेक तो करेंगे ना, ये हर किसी के अंदर होता है। यहाँ पे ये हो गया। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर वाइफ इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली, तो आपको उसे रास्ते दिखाने चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट हो पाए। अगर वो इंडिपेंडेंट हो पाएगी तो हो सकता है आपसे नहीं मांगे। किचन में रखी नाइफ़ की बात करता हूँ मैं। नाइफ़ का 2 काम है, या तो आप किचन में खाना बना रहे हो तो वो आपके सब्जियों को काटने में हेल्प भी कर सकती है, या तो किसी के गला काटने में, मर्डर करने में आपकी हेल्प कर सकती है। आप कैसे यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ओके। तो यहाँ पर 2 तरह की डिपेंडेंसी है, एक साइकोलॉजिकल और एक है फाइनेंशियल। अब यहाँ पे है एक चीज़ और ध्यान देने के लिए ज़रूरी है कि एक रिलेशनशिप का मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्टेड रहना, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से अपने आप को खो ना दें। अगर आप साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर किसी के ऊपर डिपेंड हैं तो वहाँ काम करना चाहिए कि मैं इंडिपेंडेंट कैसे हूँ, मैं अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या स्किल्स लूँ जिससे वो ठीक हो सकता है। फाइनेंशियल लेवल पे भी सेम चीज़ें हैं कि मैं क्या स्किल सीखूं जिससे मैं फाइनेंशियल लेवल पे इंडिपेंडेंट हो सकूं। अगर दोनों ही हो जाएंगे तो इंडिविजुअली बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, हो सकता है एक दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह के केसेस जो मैंने आपको बताया कि मैंने वाइफ को सपोर्ट किया और वाइफ किसी और के साथ चली गई, तो मैंने सिर्फ फाइनेंशियल लेवल पे उसको सपोर्ट किया, साइकोलॉजिकल लेवल पे मैंने कोई स्किल्स लिया ही नहीं, ना मैंने लिया ना वाइफ ने लिया। तो जिधर बहाव था, जिधर फ्लो था, वहाँ बह गई चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर आपको दोनों स्किल सीखने की ज़रूरत है। तो कपल्स एज अ कपल और एज एन इंडिविजुअल फिर कैसे ग्रो कर सकते हैं इन अ हैप्पी मैरिड लाइफ?
तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप दोनों ही अपना अपना पाथ डिसाइड करें कि मुझे सपोज़ दैट कि मुझे डांस के फील्ड में जाना है। अब क्या है, कोई अगर दूसरा पार्टनर ये कह रहा है कि यार मुझे डॉक्टर के फील्ड में जाना है, कि मुझे डॉक्टर बनना है और ये मुझे डांसर बनना है। अब क्या है कि दोनों ही फील्ड में एक दूसरे को आप दोनों सपोर्ट कर सकते हैं, कि जैसे कि आपके पास कुछ अच्छी रील्स आई जिसमें डॉक्टर के बारे बताया जा रहा है, तो आपने एक पार्टनर को शेयर। कहने का मतलब ये है कि दोनों के ही जो गोल्स हैं उसमें आप उसको उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, है ना, आप उसमें हेल्प कर रहे हो उसकी। आपके पास कुछ भी टूल्स आ रहे हैं तो आप उसे सपोर्ट के तौर पे दे रहे हो। लेकिन ये कब होता है, जब दोनों में बहुत प्यार होता है, तो दोनों ही ग्रो करने में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, और सपोर्ट करके दोनों की ही रिस्पेक्ट है। अब बताइए कि एक फ़ीमेल अगर डांस करना चाहती है तो वो उसके डिज़ायर हैं जो वो चाहती है अचीव करना, बट अगर सामने वाला जो मेल उसका हस्बैंड है उस पर क्वेश्चन मार्क कर देना, तुम डांस करोगी, 4 लोगों के सामने नाचोगी, ये करोगी, क्यों आप उसको रिस्पेक्ट के तौर पे नहीं देख सकते हैं? क्या सिर्फ वही उसकी आइडेंटिटी है जो आप देख रहे हैं? क्या वही पिक्चर है सिर्फ? ऐसा नहीं है। कई बार आपकी खुशी होती है कि मुझे ये करना अच्छा लगेगा, मैं इसमें खुश अपने आप को अच्छा महसूस करूँगी, है ना। बंदा अगर संतुष्टि के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ अगर कुछ कर रहा है तो बहुत अच्छा ही करेगा, इतना आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। एक और इन्वर्टेड कॉमर्स में क्वेश्चन जो बहुत कॉमन था जब मैं रिसर्च कर रहा था वाज कि मेरी शादी गलत इंसान से हो गई, मैं गलत जगह फंस गया हूँ, ये इंसान गलत है, मैं गलत इंसान से मेरी शादी हो गई। इन दैट केस व्हाट एडवाइस डू यू गिव? देखिए, ऐसा होता है ना कि जब आप सिचुएशन जब ऐसी आ जाती है ना कि जब जीने और मरने के हालात आ जाए, तो भगवान के बारे में हम यही कहते हैं कि भगवान लगता है चाहता है कि मैं मर ही जाऊँ। तो कई बार हम डाउट भगवान के ऊपर भी क्रिएट कर देते हैं, और हम जिसके साथ रह रहे हैं वो तो इंसान ही है। तो ये जो खेल जो खेला जा रहा है, ये आपके मन के साथ, आपका माइंड आपके साथ खेल रहा है। आप अगर क्योंकि जैसा आपने कहा कि कई बार ये फीलिंग्स आती है कि यार मैं गलत इंसान के साथ तो नहीं फंस गया। कई बार आप 10 बार रिचेक करने के बाद भी जो काम करते हो उसमें भी आपको डाउट आता है कि मैं जो कर रहा था वो गलत तो नहीं था। तो ये डाउट जो आ रहा है ये स्वाभाविक है। आप इस स्वभाव को समझिए अपना, कि मैं अगर अच्छा भी कर रहा हूँ तो मैं 10 बार उस पर सोचूंगा। ये आपके जो दिमाग है उसका स्वभाव है ना। तो आपको इससे बाहर आना चाहिए कि जो इंसान के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ वो इंसान गलत नहीं है, कहीं पर भी गलत नहीं है, बट जो बिहेवियर है, क्योंकि हम हमेशा जो क्लेम करते हैं वो इंसान के ऊपर ही क्लेम कर रहे हैं, वो इंसान गलत है, वो इंसान गलत है। बिहेवियर की कभी हम बात ही नहीं कर रहे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जितनी बार सिर्फ लेवल दे देंगे, आप उसके आगे काम नहीं करेंगे। किसी को कोई लेवल मत दीजिए, आप उस बिहेवियर पे बात कीजिए ना यार, कि तुम्हारी ये टोन मुझे अच्छी नहीं लगी, तुमने ये जो हरकतें की ये मुझे पसंद नहीं आया, या फिर तुमने जो मुझसे सवाल किए वो मुझे पसंद नहीं आया, अगर ये सवाल ऐसा होता तो ठीक होता। तो आप जब बिहेवियर पे बात करेंगे तो सुधार होने के चांसेस हैं। लेकिन आप सिर्फ इंसान को टैग दे देंगे कि ये इंसान सही नहीं है। सो यू मीन टू से हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए? यस, हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आप जजमेंटल क्यों हो रहे हैं? जो सामने वाला जो बात कह रहा है वो, अब उसे जो जिस बात पे वो चल रहा है, जहाँ पर उसे लगा कि ये चीज़ें डिलीवर करनी चाहिए वो कर रहा है। बट हम जजमेंटल होकर कहीं ना कहीं अपना ये बता रहे हैं कि मैं जजमेंटल हूँ, मैं ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ लोगों को। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बच्चे हो गए और बहुत सारी फीमेल्स बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करती है कि नहीं यार बच्चे हैं और मैं इनके लिए इस मैरिज में हूँ। क्या बच्चों के लिए साथ रहना क्या सही फैसला है? मैं एक और सिनारियो देता हूँ जहाँ पे फादर इज अर्निंग, मदर इज ऑल्सो अर्निंग, बट सोशल प्रेशर है कि नहीं बच्चों के लिए हमें साथ में रहना है। इन दैट कंडीशन व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू सर? देखिए, बच्चे जो हैं वो हर चीज़ नोटिस कर रहे हैं। आप कितनी बार दिन भर में लड़ते हैं एक दूसरे से, कितनी बार एक दूसरे से प्यार से जवाब दे रहे हैं, माने आप दोनों की हर चीज़ों को नोटिस करते हैं बच्चे, क्योंकि उनका दिमाग और भी खाली है, तो अब भरने के लिए कुछ चाहिए। तो कहते हैं ना बच्चे ब्लैंक माइंड होते हैं, तो उनके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अब ले सकते हैं। तो अपनी मम्मी पापा को हमेशा वो देख रहे हैं कि भाई ये कितनी बार प्यार से बातें कर रहे हैं, कितनी बार लड़ाइयाँ कर रहे हैं, कौन किसको जवाब दे रहा नहीं दे रहा, हर चीज़ नोटिस कर रहे हैं। वो बोल नहीं सकते क्योंकि उनको डर भी है कि बोलने जाऊँगा कहीं चाटे ना पड़ जाए।
हो सकता है वो आपसे सवाल कर दे कि मम्मा तुम ऐसे क्यों कर रही हो, पापा से सवाल कर दे कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। आप जो कह रहे हैं कि मैं बच्चों के कारण वो रह सकता हूँ या मुझे रहना है, तो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह क्यों नहीं देखते कि यार बच्चे के कारण अगर मैं रह सकता हूँ तो बच्चे मेरी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी तो हो सकते हैं। क्या मैं उनके लिए इस इन्वायरमेंट को ठीक कर, क्या इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए एफर्ट डाल सकता हूँ? कि देखिए, जिसको सुधरना है, जिसको सुधार चाहिए, वो कहीं ना कुछ पॉइंट ढूंढ के वो सुधार कर लेगा। जिसको नहीं करना है वो हज़ार क्वेश्चन ला के खड़े कर देगा, वो नहीं करेगा। दूसरा ये हो गया कि अब बात आती है कि बच्चों के कारण सिर्फ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अगर आप सुधार कर दिए तो ज़रूरत ही नहीं है दूसरे सवाल की कि रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अगर आप नहीं सुधार कर रहे हो तो सिर्फ बच्चे के कारण एक रिलेशनशिप में टिके नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि सबसे फर्स्ट कि बच्चे को वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा। आप जो सोच रहे हो कि इस इन्वायरमेंट में रह के बच्चा कुछ अच्छा कर लेगा, वो तो नहीं कर पाएगा ना। क्योंकि जिस घर में एनी टाइम बहस चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, अच्छे अच्छे शब्दों के यूज़ किए जा रहे हैं, उसके बीच में बच्चा अपना संतुलन कैसे बनाएगा? और उसके अंदर कुछ सवाल भी आता है तो वो आपसे कैसे आके पूछेगा? आप जो बच्चे के कारण रहना चाह रहे हैं वो 17 साल के बाद उसकी लाइफ कुछ और होगी, 18 साल के बाद कुछ और होगी। तो आज आप अपने आप को बनाने पे ध्यान दीजिए। बच्चे की केयर जितनी आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा अपनी केयर कीजिए और खुद को ऊपर उठाइए। तो बच्चा फिर अकेले भी आपके साथ रहेगा ना, तो बहुत खुश रहेगा और अच्छे से रहेगा। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। एक कपल है जिनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और एक्सेप्ट भी कर लिया उन्होंने, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। उन दोनों में से किसी एक ने सॉरी भी बोल दिया। सो आपके अनुसार वो फॉरगिवनेस का क्या मतलब है? क्या वो फॉरगिवनेस ज़रूरी भी है? क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग तो अभी सही हो गई है। क्या वो फॉरगिवनेस का क्या मतलब है फिर? फॉरगिवनेस का सिंपल मतलब है कि आप जो अंदर पेन जो फील कर रहे थे उस पेन को सबसे पहले रिलीज़ कीजिए। आप सामने वाले पार्टनर से कह सकते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट करता हूँ, या ठीक है तुमने जो गलतियाँ की बट उसके कारण मेरे अंदर ये चीज़ें चल रही थी। जस्ट डिलीवर कि ये चीज़ें चल रही थी, मुझसे भी मिस्टेक हुआ कि मुझे भी इतनी डीपली नहीं सोचना चाहिए था जो मैं सोच गया, है ना। तो अब यहाँ पे बात आएगी कि दोनों ही एक दूसरे को माफ़ किया। अब यहाँ पर मैटर क्लोज हुआ। अब वो चीज़ें आपको ट्रिगर नहीं कर रही। अब यहाँ पे हारमोनी दोबारा से बिल्ड होना स्टार्ट होगा। आपके अनुसार सबसे मजबूत मैरिज में द स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक और द क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैरिड लाइफ? हैप्पी मैरिज लाइफ की सबकी अपनी एक इमेज है कि मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए। और मैं जो समझता हूँ कि एक हेल्दी और हैप्पी मैरिज लाइफ का मतलब है कि जो दोनों पर्सन है वो आज़ादी के साथ में, बिना किसी प्रेशर के साथ में एक दूसरे के साथ रहें और ग्रो करें लाइफ। यही है मेन हेल्दी रिलेशनशिप। ग्रो करने, अगर आप दोनों ही आज़ाद हैं, एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, दोनों ही अपनी लाइफ जीने के लिए आज़ाद हैं और उसके बाद भी एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उसको ड्राइव कर रहे हैं, तो फिर इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। एक सिचुएशन है जहाँ पे हैप्पी कपल है, दोनों हैप्पी, एंगेजमेंट सबकी अच्छी है, बट अ मेल और अ फीमेल, दे आर ऑल्सो इमोशनली अटैच टू समवन एल्स। मतलब अगर एक मेल है मान लीजिए, तो वो इमोशनली किसी और फीमेल के साथ अटैच्ड है, बट वो हैप्पीली मैरिड अपनी वाइफ के साथ, एक उसी कंडीशन में। या फिर एक फीमेल है जो अपने हस्बैंड के साथ हैप्पीली मैरिड है, उसके बच्चे हैं, सब कुछ ठीक है, बट वो इमोशनली अटैच्ड है किसी और के साथ। उस कंडीशन में क्या वो रिलेशनशिप गलत है या वो सही है? नहीं, अब फिर से वही बात आ जाएगी, गलत और सही का टैग देना। पहले तो इसे समझना पड़ेगा कि अगर आप जिस कपल्स की बात कर रहे हैं, अगर वो एक रिलेशनशिप में बहुत खुश है तो फिर उसे बाहर कुछ दिखेगा ही नहीं। अगर कुछ मिसिंग है तभी बाहर कुछ दिख रहा है। क्लियर इसे समझने की ज़रूरत है। तो जो मिसिंग है अगर उसे फुलफिल कर दिया जाए तो बाहर फिर कुछ दिखना जो दिख रहा था वो भी बंद हो जाए। मैं एक सिचुएशन देता हूँ आपको जहाँ पे रिगार्डलेस एक मेल या फीमेल, दे आर हैप्पीली मैरिड। इफ द मेल पार्टनर और अ फीमेल पार्टनर अपने पुराने किसी पार्टनर के साथ रिकनेक्ट हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर happily maintaining their married life, but again connected emotionally with their ex. Maybe that person and ex is married, unmarried, regardless. So, in that condition, what advice would you give to that couple?
तो पहला है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मैरिज से पहले आप चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, अपने पेरेंट्स को मनाने में जितना एफर्ट डालना है लोगों को, तो अगर उससे कंटिन्यू कर सकते तो उसे कंटिन्यू कर लीजिए पहले वाले। अगर आप दूसरी अगर मैरिज लाइफ में इंटर कर गए हैं तो फिर वही उसी को आपको आगे लेके चलना चाहिए, क्योंकि अब आप किसी के साथ आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि आप टीनेजर में जब होते हो तो उस समय आप प्यार के मोमेंट में होते हो, तो प्यार का मोमेंट कोई भी मोमेंट हो बहुत खूबसूरत अच्छा लगता है, वो आपकी मेमोरी को हमेशा याद रखता है। दूसरा है कि आप देखेंगे कि आप बुढ़ापे में भी अगर वो मोमेंट याद आ जाए तो बहुत चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मैरिज के बाद जब वही साउंड जब कान में आती है तो फिर वही घंटी बजती है, वही अगर कहीं म्यूज़िक बज रहा है तो वही चीज़ वही पल याद आएंगे कि यार उसके साथ इस समय मैं ऐसे था, है ना। फीमेल्स के साथ भी सेम चीज़ें हैं, तो उन्हें लगता है कि वो जो पहले जो फीलिंग्स थी उसको रिन्यूअल किया जाए, वो फिर से वो मोमेंट्स को जिया जाए। उसे लगता है कि अब कुछ खाली हो गया है, कि जहाँ मेरी मैरिज हुई वहाँ पर वो वाइब नहीं आ रहा है, बट वो वाइब्स क्रिएट करने पड़ेंगे आपको। जिस तरह से आपने पहले वाले में किया था उस तरह से यहाँ भी क्रिएट करना पड़ेगा आपको। वहाँ तो ऑटोमेटिक हो गए थे चीज़ें। क्रश आपकी जो है वो जब तक क्रश है तभी तक अच्छी है, जैसे रियल लाइफ में आएंगी तो फिर वही हाल होने वाला जो अभी की मैरिज का हो रहा है, वो फीलिंग चली जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि क्रश के साथ में आपने लॉन्ग टाइम समय नहीं बिताया ना, आप 2-4 घंटे आपने उसके साथ बिताया जो अच्छे मोमेंट्स थे। लेकिन अगर वही 24 घंटे आप बिताए होते तो फिर तो सारे फेस देखे होते ना, तो फिर वो क्रश क्रश नहीं रह जाता। किसी के साथ में आप 24 घंटे अगर रह रहे हो तो आपको उसका डाउनफॉल भी दिखेगा, है ना, जो दूसरा चेहरा है वो भी दिखेगा, कितनी बार बंदा नहाता है, कितनी बार खाता है, कितनी बार किस तरह की बातें करेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये करना चाहिए कि अपनी जो जो अभी आप मैरिज लाइफ में इंटर कर गए अब उसको कंटिन्यू कीजिए, जो भी चीज़ें हैं जैसे जो भी कमियां हैं उसे फुलफिल कीजिए और आगे बढ़िए। डिवोर्स से पहले ऐसे कौन से लीगल, फाइनेंशियल या इमोशनल थिंग्स हैं जो इफ एनीबडी हु इज लिसनिंग शुड कंसिडर बिफोर टेकिंग अप अ स्टेप लाइक डिवोर्स? ठीक है, लीगल एडवाइस के लिए तो एडवोकेट है जो वो अच्छे तरीके से आपको देंगे, जो मेरे से ज़्यादा समझदार है। ठीक है, अगर आप डिवोर्स से पहले खुद को ऊपर उठा लेते हैं तो फिर डिवोर्स की सिचुएशंस नहीं आएगी, वो टल जाएंगी। तो वो डिवोर्स के बाद हो या डिवोर्स के पहले हो, आपको सबसे पहले यही करना है कि खुद को ऊपर उठाना है, खुद को अवेयर करना है, वो ब्लेम जोन से बाहर निकालना है, हीलिंग की कैटेगरी में लेके आना है, पुरानी चीज़ों को हटाना है। कई बार ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है कि एक इंसान एक मैरिज लाइफ में कि उसकी शादी चली 12 साल करीब, वहाँ पर उसका डिवोर्स हो गया, 12 साल वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया, वो दूसरी मैरिज लाइफ में आया, 5.5 साल चली, फिर डिवोर्स हो गया, फिर तीसरी मैरिज लाइफ में आया, 2.5 साल उसकी मैरिज चली, उसके बाद वो डिवोर्स के कगार पे आ गई। कि पार्टनर चेंज करना सॉल्यूशन नहीं है, मुझे अपने आप को अपग्रेड करना होगा किसी भी हाल में, क्योंकि जिस हिसाब से दुनिया बनी है, जिस हिसाब से हमने चीज़ों को बिल्ड किया है, सड़क से लेके एरोप्लेन तक जहाँ पहुँचे हैं, रॉकेट तक पहुँचे हैं, इतनी फास्ट दुनिया आगे बढ़ रही है, उस तरह खुद को अगर चेंज नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे आ जाएंगे, किसी के पैरों के तले आएंगे। तो आपको पुराने ढर्रे को तोड़ना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। और कई लोग छोड़ने से डरते हैं, बदलाव से डरते हैं। अगर कोई डाइट अगर चेंज करने से आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो क्या वो अच्छा है? तो फिर हम क्यों नहीं करते? तो आज अगर आप अपनी डाइट में सुधार नहीं कर रहे हैं और कल बीमारियां आ रही है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। फिर आप शिकायत क्यों कर रहे हैं कि मेरे बॉडी में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये पेन हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है। तो फाइनेंशियल पार्ट जब आप ग्रो करेंगे तो फाइनेंशियल इसी में आएगा ना, कि मुझे फाइनेंशियली भी ग्रो करना है। जाहिर सी बात है, आपके अंदर जब कुछ स्किल्स आ रही हैं, जब आप कुछ सीख रहे हो तो मल्टीपल भी तो करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहला स्टेप ये है कि पहले आप आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप तो ले, उसके बाद देखेंगे मुझे एवरेस्ट की चढ़ाई करना है या फिर वीडियोस बनाने हैं या क्या करके अपने पैसे कमाने हैं। मैं एक सिचुएशन देता हूँ जहाँ पे ना एक स्टेटमेंट बहुत कॉमन है, मैं क्या करूँ, मेरी सासू माँ ही ऐसी है, मैं क्या करूँ, मेरी ननद ऐसी है, मैं क्या करूँ, मैं ऐसे परिवार में हूँ, या मेरे इन लॉज ऐसे ही हैं। उस कंडीशन में क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, या क्या रेमेडीज है, या क्या सोल्यूशन है फिर? देखिए, इसे मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहानेबाजी है ना। क्लियर हो सकता है थोड़ा सा वर्ड लगे लोगों को सुनने में, बट ये बहानेबाजी है। आपको ये देखना है कि मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ।
मैं उनके रिएक्शन पे क्या रिएक्ट करना मेरे हाथ में, हाँ रिएक्ट करना मेरे हाथ में, मुझे रिएक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो डिसाइड मुझे करना है ना। मैं एक सेकंड आपको काट रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत कॉमन क्वेश्चन होगा कि मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत ताने मारती है। उस कंडीशन में आप कैसे रिएक्ट, चलो आप एक लिमिट तक रिएक्ट अपना रोक सकते हो। ठीक है, कहते हैं कि सर कई बार इतनी इरिटेट हो जाती है, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि कुछ ना कुछ बोल ही देते हो, ये होता है ना सीन। कि जो बेटा शादी से पहले तक उसकी बात सुन रहा था, आज वो अचानक से बीवी की बात सुन रहा है, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ आप ये कर सकती हैं कि आपको उनको वैलिडेशन देना चाहिए, आपको चीज़ें ट्रांसफ़र करनी चाहिए। आपने इतना खूबसूरत बेटा दिया कि वो मेरी इज़्ज़त करता है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो सासू माँ हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल कर रहे हैं, उनको भी ये बता रहे हैं कि मुझे जो रिस्पेक्ट मिल रही है वो क्यों मिल रही है, वो आपके कारण मिल रही है। तो यहाँ पर एक सासू माँ के साथ बॉन्ड अच्छा होगा कि कोई नहीं समझता लेकिन मेरी जो बहू है मुझे बहुत समझती है। माँ को भी समझने की ज़रूरत है कि अब बच्चा बड़ा हो गया है, अब जो पोजिशनिंग जो जो चाबी मेरे हाथ में थी अब वो बहू के हाथ में देने की बारी आ गई है। अब मुझे ये जिम्मेदारी सौंपने की ज़रूरत है, अब मुझे खुल के जीने की ज़रूरत है, अपने पोते के साथ में रहने की ज़रूरत है। तो आपको पोस्ट चेंज करने की ज़रूरत है, बट हम वो नहीं कहते। हम ये करते हैं कि नहीं, मैंने आज तक पूरी जिम्मेदारी ले रखी है, आज भी मैं ही लेके रखूँगी। तो जब तक आपके पोस्ट पे कोई और नहीं आएगा तो वो एक्सपीरियंस वो कैसे लेगा, वो कैसे सीखेगा उन चीज़ों को। तो कई बार इस तरह से ये देखिए ना कि एक बड़ी फैमिली, कई बार होता है ना कि एक बड़ी फैमिली के बीच में एक बहू आ गई, अब कैसे वो मैनेज करे। सर मेरी फैमिली बहुत है, मैं सबके लिए करती हूँ, बट मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है उस घर में। अगर फैमिली सपोर्टिव है, आपको सपोर्ट कर रही है तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो फैमिली स्ट्रेस क्रिएट कर रही है वहाँ बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है आपको। एक हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा, 2 बच्चे जो उनके बच्चे हैं, ये फैमिली है, एक छोटी फैमिली। इसके बाहर जो आ गए वो रिलेटिव्स आ गए। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब मेरी बीमार माँ बाप हैं, मेरे बीमार पेरेंट्स हैं, मैं बीवी के लिए कैसे छोड़ दूँ। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे ना, तो कभी भी कोई औरत ये नहीं कहती कि भाई माँ बाप को छोड़ दो। किसी कंडीशन, जब कंडीशंस हद से बाहर हो जाए तब वो ऑप्शन ढूंढते हैं कि शायद ये ऑप्शन हो सकता है कि हम अलग रहे तो शायद सेफ रह सकें, हम दोनों के बीच में लड़ाई ना हो। क्योंकि एक जो लेडी जो दूसरे के घर में गई है वो एक फैमिली को सेव करने गई है, वो क्राइटेरिया देख रही है कि मेरा हस्बैंड जो मुझे लेके आया वही मेरा है और मेरे जो बच्चे आएंगे वो मेरे हैं, है ना। तो कोई भी इंसान होगा वो पहले उसको सेव करना चाहेगा, क्राइटेरिया को, जो छोटी सी फैमिली है, उसके बाद ही सभी आते हैं ना। आप उनकी बातों को समझिए कि कई बार वेग होते हैं, कहते हैं ना कि लहरें होती हैं आपकी बातों में, उस वेग को पकड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि इस बातों के पीछे क्या चल रहा है। और रिलेशनशिप में यही हम अवॉइड कर देते, नहीं समझ पाते। आपने जो डायरेक्टली कहा मैंने वो डायरेक्टली ले लिया, बट उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, उसके पीछे आप जाएंगे तब आपको पैटर्न समझ में आएगा कि किस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होकर ये वर्ड्स कहे जा रहे हैं। एक पार्टनर मेंटल स्ट्रगल कर रहा है, इमोशनली हो या फाइनेंशियली हो या व्हाटएवर, सो एक दूसरे को वो कैसे सपोर्ट कर सी। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑफिस की बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, बंदे को फाइनेंस की टेंशन है, एक उसकी वाइफ उसको कैसे सपोर्ट दे सकती है फिर, या वो उसको कैसे बताए कि नहीं आई नीड सपोर्ट फ्रॉम यू, आई एम गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज मेल्स आर एक्चुअली टोल्ड कि यू आर नॉट सपोज टू क्राई, यू आर नॉट सपोज टू एक्सप्रेस। जनरली लोग करते भी नहीं है, मेल्स डोंट, वो दोस्तों के सामने रोगा लेंगे या मैं खाने में बैठ जाएंगे और वहाँ पे दे फील वेरी रिलैक्स, इसीलिए वो शायद अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, बट वो मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं। तो हाउ कैन दे टेल देयर पार्टनर्स कि यार एक मैं मेंटल स्ट्रगल से गुजर रहा हूँ, हेल्प मी आउट, विदाउट इवन टेलिंग देम डायरेक्टली। कि मर्द को दर्द नहीं होता, इसी बिलीव के साथ वो बड़े होते हैं। मर्द को दर्द भी होता है, ठीक है, वो रोते भी हैं, तो वो क्लियरली अपनी वाइफ के साथ में ये बातें कर सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बिना क्रिटिसाइज़ किए हुए आप सिर्फ उनकी बातों को सुने बैठ के कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बस इतना ही काफ़ी है। उनके जो जो भी करना है, वो जो मेल जो कर रहा है, जो वर्क कर रहा है, वो तो करना ही है, वो तो करेंगे ही। वो बस क्या चाहता है, मेंटली सपोर्ट चाहता है। कि मान लो कि अगर वो मेल है, आई एम facing some XYZ problem, I am having this mental issue, then why should I create a problem or why should I
make the other person, my partner, tense with my present situation, कि मेरी ये situation है अभी, और मैं उस कारण से उसको उस टेंशन में क्यों डालूं? Let her be happy or let him be happy. पहला चीज़ की है कि एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, सिर्फ मैं अपनी बात रख रहा हूँ तुम्हारे सामने, तुम अपनी बात मेरे सामने रख रहे हो। कि जब आप इतना क्लियर रहते हो ना, तो एक दूसरे के हैप्पीनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। फिर वहाँ पर क्या है, आप एक दूसरे, जब कोई सामने वाला कुछ कहना चाहता है तो आप उसकी बातों को अच्छे से सुनते हो। सिर्फ सुनना ही वहाँ सॉल्यूशन समझ में आता है, कि सिर्फ सुन लेना ही एक सॉल्यूशन कहीं ना कहीं क्रिएट कर देता है। ये बातें क्लियर रखनी होगी कि भाई एक दूसरे से शेयर करनी अच्छा होता है और शेयर करना चाहिए। वो पहले ही डरे हुए होते हैं, जिसके कारण वो बात कह ही नहीं पाते, और सामने वाला जो इंसान होता है, जो पार्टनर होता है, उसी ये वाइब्रेशन आ गई होती है कि ये अंदर कुछ तो चल रहा है बंदे का, क्योंकि आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज हर चीज़ बता देती है। हमारे अंदर इतनी हिम्मत हम जो नहीं जुटा पाते हैं कि ये बातें हम अपनी पार्टनर से कह पाए। तो जिन्हें भी डर लगता है वो क्लियरली पहले अपने पार्टनर को कर दे कि भाई मैं बस कुछ शेयर करना चाहता हूँ और मुझे नहीं पता कि कैसे शेयर करना चाहिए, बट फिर भी जो भी मैं कह रहा हूँ बस उसे तुम सिर्फ सुन लेना, और जहाँ मुझे लगे करेक्शन करने की ज़रूरत है वहाँ मुझे बता देना। फिर आप अपनी बातें कहना स्टार्ट करें, आपका पार्टनर आपको जज नहीं करेगा। Unresolved trauma in marriages do you think that is also a big issue? Trauma of any kind. आप पहले एक मैरिज लाइफ को कंटिन्यू कर रहे थे और उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, और आपने उसे बिना रिजॉल्व किए, बिना उन चीज़ों के प्रोसेस को समझे हुए, बिना उसे चेक किए हुए आप दूसरे मैरिज लाइफ में चले गए। कोई भी पार्टनर हो जिसके साथ आप गए हो, वो अगर छोटी सी भी बात करेगा ना, तो आपको बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। अब यहाँ पे ये लगेगा कि भाई जो नया पार्टनर जो था, जो दूसरे रिलेशनशिप में, वो पार्टनर ये सोचेगा कि मैंने तो बस इतनी छोटी सी बात कही, इतना बड़ा सीन कैसे क्रिएट हो गया। बट वो सीन उस समय का नहीं है, वो पास्ट ट्रॉमा का सीन है कि जो आप उस रिलेशनशिप से वो कैरी करके लेके आए थे। तो सबसे पहले अपने हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप एक मैरिज से दूसरी मैरिज में इंटर कर रहे हैं, अपने आप को समय दीजिए। जितने भी प्रॉब्लम हो रहे, जितने भी पेन पॉइंट है, सबको नोट डाउन कीजिए और सबको डिफाइन कीजिए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, जब तक वहाँ पर एक ग्रीन सिग्नल ना आ जाए। रेड सिग्नल के साथ जाएंगे तो वो भी मैरिज लाइफ आप ख़राब करेंगे। तो आप उसे इस तरह से ग्रीन सिग्नल पे लेके आएँ कि ये जो चीज़ें हुई है ये मेरे लिए हुआ, ये इवेंट जो मेरी लाइफ में हुआ ये मेरे लिए हुआ और मेरे लिए अच्छा था। क्योंकि जब तक चीज़ों को आप अच्छा नहीं समझेंगे, वो हमेशा आप उसे बुरा ही समझेंगे, या तो अच्छा समझेंगे या बुरा समझेंगे। अगर बुरा हुआ तो आगे चल के कभी भी वो ट्रिगर पॉइंट आएगा, छोटी सी बात आएगी तो आपको लगेगा फिर मेरे मेरे साथ बुरा होने वाला है। तो इससे उसे रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। एक इंटरनल फैमिली इशू का जो ट्रॉमा होता है, सास बहू का एक ट्रॉमा हो गया, बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा को कैसे रिजॉल्व किया जाए फिर? पहले तो ये समझे कि ट्रॉमा क्या है ना, कि सास बहू के बीच में कौन सा ट्रॉमा है जो आप रिजॉल्व करना चाहते हैं। मैं आपको एक सिनारियो देता हूँ। शादी से पहले एक फीमेल है या मेल है, वो एक्सपेक्ट करता है कि, या करती है, चलो मैं करती है ऐसे शुरू करता हूँ, कि मेरा हस्बैंड है टॉल डार्क हैंडसम होगा। फ्लिप साइड में मेल होगा कि यार शील बी हॉट, गुड लुकिंग, वेरी अट्रैक्टिव। बट रियल लाइफ में आते हैं, शादी हुई तो हमने एक एक्सपेक्टेशन बनाई कि हमारा ये पार्टनर ऐसा 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 होगा, बट रियल लाइफ में आ गए और वो एकदम फ्लिप साइड हो जाता है। जो मेरा ख्याल है, मैं नहीं कहूँगा कि 100% में होता है, रियल लाइफ में एकदम ही फ्लिप हो जाता है। या मैं ऐसे ऐसा कहूँ, सॉरी, सोलमेट एक्सपेक्टेशन एंड रियल लाइफ। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है जहाँ पे आपको ही पता है कि रियलिटी क्या है और रील्स में फ़र्क क्या है, कि दोनों ही अलग हैं। उसी तरह से हम यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरी लाइफ में इस तरह का कोई बंदा आएगा, और यहाँ पर जब शादी की बात होती है तो फ़ोटो दिखाए जाते हैं। अब फ़ोटो भी जब दिखाए जाते हैं तो उसको उसी तरह से बना के आपको दिखाया जा रहे हैं कि आपको लगता है ठीक है, बट रियलिटी में जब आप चीज़ों को देखते हो तो देखते हो ये तो कम्प्लीटली डिफरेंस है। तो आपने जो एक्सपेक्टेशन बना के रखी थी, जो डिज़ायर बना के रखी थी, वो झट से टूट जाएगा। रियलिस्टिक बने रहने पे ज़्यादा ध्यान दें कि रियल में क्या है, रियल चीज़ों पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम जैसे इंसान हैं वैसे ही सामने वाला भी होगा। हम में गलतियाँ हैं तो सामने वाले में भी कुछ मिस्टेक्स होंगी, तो हमें उसे ठीक करना है, उसे एक्सेप्ट करना है उसी फेज़ में। क्या सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए प्यार ही काफ़ी होता है? प्यार इम्पॉर्टेंट है, बट सिर्फ प्यार से हर चीज़ें ड्राइव नहीं की जा सकती, उसके लिए एफर्ट्स चाहिए होता है। प्यार के साथ साथ एफर्ट्स भी ज़रूरी हैं। सिर्फ आप प्यार के बेस पे चीज़ों को नहीं ड्राइव कर सकते बहुत लंबे समय तक।
अब आपको खाने के लिए भूख लगी, अब भूख बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्या प्यार से काम चल जाएगा? उसके लिए खाना ज़रूरी है, खाने के लिए अर्न करना ज़रूरी है, अर्न करने के लिए कुछ स्किल सीखना ज़रूरी है, तभी तो आप अर्न करेंगे। एक प्यार होता है कि जो आपको नाले में गिरा सकता है, और एक प्यार होता है जो आपको हायर लेवल पे पहुंचा सकता है। आप कौन से प्यार की कल्पना कर रहे हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। अगर आप हायर लेवल के प्यार की कल्पना कर रहे हैं तो आप हर चीज़ों के लिए एफर्ट्स डालेंगे और अपने आप को ऊपर उठाएंगे, और साथ में जो आपके पार्टनर है जिससे आप प्यार करें उसे भी ऊपर उठाएंगे। प्यार का काम एक ही है कि आपको ऊंचाई तक लेके जाना है। एक प्यार एक बहुत हायर एनर्जी है, समझिए। उस एनर्जी को आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं? या तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाइए, खूबसूरत बनाइए, या तो फिर उसे जहाँ है उससे भी डाउनफॉल में लेके आ जाइए। कंप्लीटली ये डिपेंड आप पे करता है। Very inspirational and eye opener. I hope you enjoyed my podcast. If you're watching till the end, please do subscribe, like, share. And if you want to like to connect to Dr. Prem, the description is given below. You can connect with him on his number. Thank you so much.